नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नोवेल टेप पर। यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन फैंटेसी और एडवेंचर उपन्यासों का आनंद। मैं आपको आकर्षक कहानियाँ और रोमांचक किरदार प्रस्तुत करूंगा। मेरे वीडियो विशेष रूप से मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह किसी भी व्यक्ति या संस्था को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यदि आपको इस सामग्री को लेकर कोई समस्या हो तो कृपया संपर्क करें। मैं यहाँ नियमित रूप से नए उपन्यास और कहानियाँ अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वयस्क कहानियों के लिए मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, लिंक विवरण में है। धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे साथ नई कहानियों के लिए। सम्राट होंगयुन ने उन 5 महान अमर सम्राटों को देखा जिन्हें उन्होंने जीत लिया था और वे खिलखिलाकर हंस पड़े। चांगमिंग विश्व कोई विशेष रूप से शक्तिशाली ब्रह्मांडीय क्षेत्र नहीं है और अमर सम्राटों की संख्या बहुत अधिक है। अब अधिकांश लोग यिन और यांग द्वार के नियंत्रण में हैं। होंगयुन दयु अमर राजवंश अभी भी चांगमिंग दुनिया में है। इन शब्दों पर सम्राट होंगयुन की हंसी रुक गई। यदि चांगमिंग विश्व में कोई ऐसी शक्ति थी जिससे वह वर्तमान में भयभीत था तो वह दयु अमर राजवंश ही था। हालांकि दयु अमर राजवंश अपने आप में बहुत शक्तिशाली नहीं था, फिर भी दयु अमर राजवंश के पीछे कौन खड़ा था? यानहुआंग साम्राज्य और ये परिवार। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यिन और यांग द्वार के हमारे अमर सम्राट जल्द ही कार्रवाई करेंगे। सम्राट होंगयुन ने असीम तारों वाले आकाश को ऐसे देखा जैसे कि उसके पास कोई योजना हो। इससे अन्य अमर सम्राटों में जिज्ञासा जागृत हुई। आखिरकार ये फान को बोधि प्राचीन पूर्वज के अस्तित्व का समर्थन प्राप्त था। यिन और यांग द्वार वास्तव में क्या योजना बना रहे थे कि वे बोधि प्राचीन पूर्वज से भी नहीं डरे। हालांकि अब वे यिन और यांग द्वार के सदस्य थे, लेकिन वे अभी अभी होंगयुन की धमकी के कारण इसमें शामिल हुए थे। यह बात उन्हें सम्राट होंगयुन से अलग बनाती थी, जो यिन और यांग द्वार में पले बढ़े थे। उन्हें इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं थी कि यिन और यांग द्वार कितना मजबूत था। हालांकि वे इस बात पर बहुत स्पष्ट थे कि यिन और यांग द्वार के ताओवादी पूर्वज अवश्य होंगे और उनमें से एक से अधिक होंगे। अन्यथा चाहे कितने भी अमर सम्राट क्यों न हो, 3000 लोगों में कोई भी हलचल पैदा करना असंभव है। कियान बैंग, धन्यवाद। सम्राट गुआंग हान को बचाने वाला व्यक्ति कियान बांग था। सम्राट गुआंग हान को गुआंग हान महल में वापस लाने के बाद कियान बांग ने ढील नहीं दी। इस बार यह चांगमिंग दुनिया के लिए एक बड़ी आपदा होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम इससे बच पाएंगे। अमर सम्राट होने के बावजूद भी इस तरह के संकट का सामना करते समय उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। यह ठीक है, हमारी चांगमिंग दुनिया का भी एक संरक्षक है। सम्राट गुआंग हान ने गहरी सांस ली, अपनी चोटों को दबाया और दयु अमर राजवंश की ओर देखा। चांगमिंग विश्व की एकमात्र आशा केवल उसी पर टिकी थी। अगली चीज जो उन्हें करनी थी वह थी ये फैन के कार्रवाई करने से पहले अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करना। गुआंग हान महल के सभी सदस्य मेरी आज्ञा का पालन करें, भव्य संरचना को सक्रिय करें। मेरी अनुमति के बिना कोई भी नहीं जाएगा। सम्राट गुआंग हान को पता था कि उसके संप्रदाय में जरूर कुछ गद्दार होंगे। चूंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि वे कौन हैं, इसलिए उसने सभी को बंदी बनाने का फैसला किया। किसी को भी वहां से जाने की इजाजत नहीं थी। 8 पवित्र कलाकृतियां एक गुआंग हान अमर सम्राट व्यक्तिगत रूप से संरचना की रक्षा करते हैं, आंतरिक तोड़फोड़ को रोकते हैं। गुआंग हान पैलेस का निर्माण प्राचीन किंवदंती गुआंग हान अमर पुत्र से लिया गया है और यह काफी शक्तिशाली है। यदि कोई इसे तोड़ने का प्रयास करता रहे तो अमर सम्राट क्षेत्र के एक शक्तिशाली सम्राट के लिए भी यह अत्यंत कठिन हो जाएगा। सम्राट कियान बांग ने भी गुआंग हान अमर सम्राट के समान ही रास्ता चुना, अपने संप्रदाय की रक्षा करने, गठन को सक्रिय करने और गद्दारों से सतर्क रहने के लिए वापस लौटे। चांगमिंग विश्व में अराजकता का प्रभाव अभी तक दयु अमर राजवंश पर नहीं पड़ा था। यिन और यांग द्वार की गतिविधियां जानबूझकर दयु अमर राजवंश से बचती हुई प्रतीत होती हैं। ये शियाओ ने हमला करने की पहल नहीं की, बल्कि इस दौरान बढ़ना शुरू कर दिया। ये फैन द्वारा दिए गए 14 तारकीय गठन पद पहले से ही स्थापित थे और ये शियाओ ने तुरंत ही दयु अमर राजवंश के उन 14 साधकों का चयन किया जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था तथा उन्हें उपयुक्त तारकीय गठन पद प्रदान किए। एज्योर ड्रैगन तारामंडल अपनी स्थिति में है, जो आर्मी स्पिरिट एज्योर ड्रैगन की स्थापना कर रहा है। श्वेत बाघ नक्षत्र अपनी स्थिति में है, जो एक आर्मी स्पिरिट श्वेत बाघ की स्थापना कर रहा है। वर्मिलियन बर्ड तारामंडल अपनी स्थिति में है, जो आर्मी स्पिरिट वर्मिलियन बर्ड की स्थापना कर रहा है। जुआनवू काला कछुआ तारामंडल ने एक सेना आत्मा जुआनवू की स्थापना की।
4 प्रमुख तारकीय संयोजन जिनमें अंतिम मारक चाल आर्मी स्पिरिट फॉर सिंबल्स शामिल हैं। 28 नक्षत्रों की संयुक्त शक्ति के साथ 4 प्रतीकों वाली सैन्य आत्मा की शक्ति ये शियाओ से कहीं अधिक हो गई थी और वह दयु अमर राजवंश में सबसे मजबूत शक्ति बन गई थी। हालांकि यह शक्ति ये शियाओ द्वारा अच्छी तरह से छुपाई गई थी। अराजकता के युग के निकट आते समय से पहले अपनी ताकत प्रकट करना समझदारी नहीं है। इस बीच जीवन और मृत्यु संप्रदाय के शीर्ष स्तर के लोगों के बीच सत्ता के लिए एक नया संघर्ष शुरू हो गया। इस सत्ता संघर्ष का लक्ष्य चांगमिंग विश्व के कमांडर इन चीफ के रूप में सुयान की स्थिति थी। जीवन और मृत्यु संप्रदाय में वुशियांग के पूर्वज का स्थान निर्विवाद रूप से सर्वोच्च था। हालांकि यह संप्रदाय वुजियांग के पूर्वज के साथ सिर्फ एक व्यक्ति का शो नहीं था। हाल के दिनों में सुयान की पदोन्नति इतनी तेजी से हुई कि अन्य पूर्वजों को यह अनुचित लगा। 2 ताओवादी पूर्वजों ने एक साथ वुजियांग के पूर्वज पर दबाव डाला और मांग की कि ये शियाओ जीवन मृत्यु द्वार के चांगमिंग क्षेत्र के सामान्य प्रमुख के रूप में अपना पद त्याग दे। यहाँ तक कि वुशियांग के पूर्वज भी अन्य 2 पूर्वजों की राय को नजरअंदाज नहीं कर सके। सुयान को पूरी तरह से यानहुआंग क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और चांगमिंग क्षेत्र का नियंत्रण छोड़ देना चाहिए। एक व्यक्ति द्वारा 2 लोकों में जीवन और मृत्यु के द्वार को नियंत्रित करने से अत्यधिक शक्ति प्राप्त हो जाती थी, जिसे संप्रदाय के कई उच्च पदस्थ सदस्य देखना नहीं चाहते थे। सुयान, तुम क्या सोचती हो? कुछ क्षण मौन रहने के बाद वुजियांग के पूर्वज ने सुयान से पूछा। ऊपर से तो सुयान बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह लगभग हंसने लगी थी। अब जब एक महान युद्ध शुरू हो गया है तो जीवन और मृत्यु संप्रदाय को अनिवार्य रूप से लड़ना होगा। लेकिन संप्रदाय में तो ये परिवार के सभी सदस्य थे। अगर वे आपस में लड़े तो क्या यह आपस में लड़ाई का मामला नहीं बन जाएगा? हालांकि अगर वे नहीं लड़ते तो जीवन और मृत्यु संप्रदाय सुयान पर शक करता। सुयान वाकई परेशान थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि इस समस्या का समाधान इतनी अचानक सामने आ जाएगा। मैं जा सकता हूं, लेकिन मुझे जीवन मृत्यु संप्रदाय के चांगमिंग क्षेत्र से कुछ लोगों को अपने साथ ले जाना होगा। यानहुआंग क्षेत्र को लोगों की जरूरत है। ये लोग इसमें घुसपैठ करने के लिए उपयुक्त हैं। सुयान ने जिन लोगों को अपने साथ ले लिया था उनमें से अधिकांश ये परिवार के ही लोग थे। जहां तक जीवन और मृत्यु संप्रदाय के वास्तविक सदस्यों की बात है, सुयान को इसकी कोई परवाह नहीं थी। यद्यपि सुयान का तर्क सही था, परंतु पूर्वजों के अन्य 2 शिष्य कुछ हद तक प्रतिरोधी थे, लेकिन उन्हें वुजियांग के पूर्वज के लिए अपनी प्रतिष्ठा बचानी थी और अंततः वे सहमत हो गए। अपना लक्ष्य प्राप्त करने पर सुयान राहत की सांस लेती है। सुयान अच्छी तरह से जानती थी कि ये परिवार निश्चित रूप से आगे कोई कदम उठाएगा। चांगमिंग विश्वीय परिवार का आधार था, वे इसे ऐसे ही नहीं दे सकते थे। सबसे संभावित परिणाम यह है कि दयु अमर राजवंश चांगमिंग विश्व पर कब्जा कर लेगा। यिन और यांग द्वार वर्तमान में जो कुछ भी कर रहे हैं वह सिर्फ दयु अमर राजवंश के लिए दहेज तैयार करना है। अंत में जब दयु अमर राजवंश ने चांगमिंग विश्व प्राप्त किया तो अन्य शक्तियों को उनके प्रति आभारी होना पड़ेगा। सुयान, असुविधा के लिए खेद है। यद्यपि सुयान ने खुद को इस स्थिति से बाहर निकाल लिया, लेकिन वुजियांग के पूर्वज अभी भी सुयान की भावनाओं के प्रति सचेत थे। मास्टर, मुझे कोई असुविधा नहीं है। सुयान ने अपने अभिनय कौशल का उपयोग एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा बनाने के लिए किया जो महसूस करता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करता। ये आपके मुआवजे हैं। फिलहाल यानहुआंग क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम यहाँ की स्थिति सुलझा लेंगे तब हम यानहुआंग क्षेत्र पर कार्रवाई करेंगे। जैसे ही उन्होंने बात की, वुजियांग के पूर्वज ने संसाधनों का एक ढेर सुयान को सौंप दिया। जीवन मृत्यु संप्रदाय के चांगमिंग क्षेत्र पर कब्जा करने वाला कोई और नहीं बल्कि सम्राट होंगुन था, जिसने पहले गुआंगहान अमर सम्राट पर एक आश्चर्यजनक हमला किया था। सुयान से विजयी मुस्कान के साथ नामों की सूची प्राप्त करते हुए सम्राट होंगुन सुयान को जाते हुए देखता है। उसकी आंखें लालच से भरी हुई हैं। इस सत्ता संघर्ष के पीछे सम्राट होंगुन का विचार था। वह न केवल एक सम्राट थे, उनके गुरु जीवन और मृत्यु संप्रदाय के ताओवादी पूर्वजों में से एक ब्लैक क्लाउड दाओजू थे। संप्रदाय के कई लोग असाधारण प्रतिभा की महिला साधिका सुयान के प्रति आकृष्ट थे। हालांकि सुयान के शक्तिशाली पारिवारिक समर्थन के कारण वे सभी कार्रवाई करने में हिचकिचा रहे थे। ये परिवार तो बहुत मजबूत है ना? देखते हैं उनके बिना भी तुम इतने घमंडी हो सकते हो या नहीं। सम्राट होंगुन की राय में सुयान को पूर्वज वुजियांग से इतना अधिक ध्यान मिलने का मुख्य कारण उसकी प्रतिभा के अलावा ये परिवार के सदस्य के रूप में उसकी पहचान थी। ये परिवार के बिना सुयान की स्थिति निस्संदेह काफी कम हो जाएगी। उन्होंने ये परिवार पर निशाना साधते हुए इसे उकसाया।
चूंकि चांगमिंग विश्व अब अराजकता में था, इसलिए जीवन और मृत्यु द्वार की गतिविधियां कम प्रतिबंधित थीं। सम्राट होंगुन ने अपने साम्राज्य का बड़े पैमाने पर विस्तार करना शुरू कर दिया तथा सुयान के अधीन कई प्रतिभाओं के चले जाने से उत्पन्न रिक्तता को शीघ्रता से भर दिया तथा और भी अधिक शक्तिशाली बन गए। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके पास मौजूद नामों की सूची अगले ही दिन सुयान को सौंप दी जाएगी। जहां तक इस बात का सवाल है कि यह काम किसने किया, तो निःसंदेह यह पहले वाला मास्टर ही था। सुयान के साथ इन वर्षों में उसने न केवल अपने साधना स्तर को गहन अमर क्षेत्र तक बढ़ाया था, बल्कि उसने एवरब्राइट क्षेत्र में जीवन और मृत्यु द्वार पर द्वितीय कमांड पद भी ग्रहण किया था। कर्णधार इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट था कि उसकी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है और इस प्रकार वह सुयान के प्रति अत्यंत वफादार था। इस बार सुयान उसे पीछे छोड़ते हुए अधिकांश व्यक्तियों को ले गया। अन्य लोग सुयान के साथ उसके रिश्ते के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ थे और यहाँ तक सोचते थे कि वह उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सुयान ने अपने हाथ में सूची देखी, हंसी और फिर उसे ये शियाओ को सौंप दिया। विशाल एवरब्राइट क्षेत्र में जीवन और मृत्यु द्वार से स्वाभाविक रूप से असंख्य जासूस थे। भले ही सुयान उन सभी को अपने लोगों से बदलना चाहती थी, लेकिन यह ऐसा काम नहीं था जो कम समय में किया जा सकता था। लेकिन इस बार उन्हें पूरी तरह से हटाया जा सकता है। जब तक वे पुनः नियंत्रण प्राप्त करेंगे, क्या तब तक सभी लोग उनके अपने लोग नहीं हो जाएंगे? सुयान का इस समय जीवन मृत्यु द्वार से बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था। दरअसल वह तो और ऊपर चढ़ने की योजना बना रही थी। यदि एक दिन वह जीवन और मृत्यु द्वार पर पूर्ण नियंत्रण कर सके तो यह भी बुरा विकल्प नहीं होगा। सम्राट होंगुन महत्वाकांक्षी थे। भर्ती पूरी करने के बाद उन्होंने तुरंत अन्य सेनाओं पर आक्रमण कर दिया। जीवन और मृत्यु द्वार की ताकत भी लगातार बढ़ रही थी। वुशियांग, मेरी शिष्या बहुत अच्छी है ना? ब्लैक क्लाउड दाओजू सम्राट होंगेयुन के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट लग रहा था। उसका शिष्य किसी से कम नहीं था। वास्तव में बहुत अच्छा। वुशियांग के पूर्वज अप्रसन्न नहीं दिखे, बल्कि उन्होंने मुस्कुराहट दिखाई। यह स्थिति अजीब तरह से परिचित लग रही थी। ठीक उसी तरह जैसे जब यिन और यांग द्वार ने पहली बार यानहुआंग क्षेत्र पर आक्रमण किया था। यह सब सुचारू रूप से शुरू हुआ। क्या ये परिवार सचमुच चुपचाप खड़ा होकर जीवन और मृत्यु के द्वार को इस तरह विस्तारित होते हुए देखेगा? यदि सम्राट होंगुन ने अंतःदयु अमर राजवंश को नुकसान पहुंचाया तो ये परिवार कब हस्तक्षेप करेगा? पहली बार वू जियांग के पूर्वज को उम्मीद थी कि ये फैन एक कदम उठाएगा और ब्लैक क्लाउड दाओजू के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारेगा। इस बीच हमारा ये फैन स्क्वायर इंच माउंटेन में था। जैसे ही ये फैन स्क्वायर इंच पर्वत पर पहुंचा, बोधि प्राचीन पूर्वज ने तुरंत एक पूर्व निर्धारित अस्तित्व प्रतिबंध को सक्रिय कर दिया, जिससे सभी आध्यात्मिक वस्तुओं पर ताला लग गया। ऐसा नहीं था कि बोधि पूर्वज अति प्रतिक्रिया कर रहे थे, वे सचमुच ये फैन के कार्यों से डरे हुए थे। यदि ऐसा कुछ और बार हुआ तो अनगिनत वर्षों से उसने जो आध्यात्मिक वस्तुएं अर्जित की थीं, वे निश्चित रूप से ये फैन द्वारा छीन ली जाएंगी। स्क्वायर इंच माउंटेन में बदलाव महसूस करते हुए ये फैन ने व्यंग्य किया, क्या बस इतना ही है? मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें स्वेच्छा से उन्हें सौंपने पर मजबूर कर सकता हूँ। गुरुजी, दूसरा बड़ा भाई कहाँ है? बोधि वृद्ध पूर्वज को देखकर ये फान ने पूछा। तुम अपने दूसरे बड़े भाई को क्यों ढूंढ रहे हो? बोधि वृद्ध पूर्वज ये फैन को घूरते रहे। उन्हें हमेशा ऐसा लगता रहा कि उनके छोटे शिष्य का कोई न कोई इरादा है। कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली बार दूसरे बड़े भाई ने मेरी मदद की थी। मैंने एक छोटी सी चीज सुधारी थी, लेकिन चूंकि वो यहाँ नहीं है, इसलिए उसे भूल जाओ। ये फैन ने स्वर्ण डंडा निकाला, उसमें से पवित्र कलाकृति की आभा निकली। यह सुधार काफी सफल रहा। ये फान एक ही बार में संत स्तर के निचले शिखर की पवित्र कलाकृति को परिष्कृत करने में कामयाब रहा, जो ईश्वर पीटने वाले चाबुक से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। क्या पवित्र कलाकृति? क्या आपने इस पवित्र कलाकृति को स्वयं परिष्कृत किया है? यहाँ तक कि बोधि के पुराने पूर्वज भी हैरान रह गए। यद्यपि उसके पास अपनी एक पवित्र कलाकृति थी जो स्वर्ण डंडे से भी अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन यदि बोधि प्राचीन पूर्वज किसी पवित्र कलाकृति को परिष्कृत करने के लिए किसी को ढूंढना भी चाहें, तो इसके लिए बहुत सारे संसाधनों और उपकारों की आवश्यकता होगी। इसमें कोई मदद नहीं है। पवित्र कलाकृतियां बनाने में सक्षम कलाकृति शोधकों की संख्या बहुत कम थी। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति था। बोधि के पुराने पूर्वज भी बल प्रयोग करके दूसरों से यह मांग नहीं कर सकते थे कि वे उनके लिए इसे परिष्कृत करें। वे इस तरह से अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोना चाहते थे। लेकिन अब ये फान एक संत स्तर की कलाकृतियां परिष्कृत करने वाला बन गया है। बोधि के पुराने पूर्वज कैसे उत्साहित न होते।
अंततः स्क्वायर इंच माउंटेन में एक आर्टिफैक्ट रिफाइनर था। भविष्य में स्क्वायर इंच माउंटेन के शिष्यों को अपनी पवित्र कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए दूसरों की ओर रुख करने की आवश्यकता नहीं होगी। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बोधि वृद्ध पूर्वज ने ये फान के जाने के प्रयास को रोक दिया। छोटे फान, मुझे पता था कि मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था। मैं अभी तुम्हारे दूसरे बड़े भाई को बुलाता हूँ। बोधि वृद्ध पूर्वज अपने शिष्य ये फैन से अधिकाधिक प्रसन्न थे। हर बार उनका छोटा शिष्य उन्हें अलग तरीके से आश्चर्यचकित करने में कामयाब हो जाता था। जल्द ही सन वुकोंग स्क्वायर इंच माउंटेन पर पहुंच गया। जब उसने ये फैन के हाथ में सुनहरी लाठी देखी तो सुन वुकोंग का ध्यान पूरी तरह से आकर्षित हो गया। गोल्डन कुड़गल में कोई और खास प्रतिबंध नहीं थे। इसमें बस मजबूत लचीलापन और गुरुत्वाकर्षण था जो सन वुकोंग से बिल्कुल मेल खाता था। लेकिन जब ये फैन ने कहा कि वह सुन वुकोंग को स्वर्ण दंडा देना चाहता है तो सुन वुकोंग शर्मिंदा हो गया। उनकी राय में उन्होंने ये फैन के लिए केवल एक छोटा सा उपकार किया था और इसलिए उन्होंने ऐसा भव्य उपहार स्वीकार करने के लिए खुद को अयोग्य समझा। छोटे भाई, इसे आप अपने पास ही रखें। मैं ऐसा उपहार स्वीकार करने के योग्य नहीं हूँ। जब सुन वुकोंग ने मना कर दिया तो ये फैन अनिच्छुक हो गया। बड़े भाई, जब हम पहली बार मिले थे तब आपने मुझे एक स्वागत उपहार दिया था। आपके कनिष्ठ होने के नाते मुझे बदले में आपको उपहार देने में क्या हर्ज है? अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं। नहीं जूनियर भाई, यह पवित्र कलाकृति राक्षस पूर्वजों की लगभग 5 लाशों के बराबर है। ये फान और सुन वुकोंग के बीच चल रही बातचीत देखकर बोधि पूर्वज ने धीरे से बीच में कहा, छोटे फान, तुम दोनों मिलने पर एक दूसरे को उपहार दे रहे हो। क्या मुझे भी दीक्षा उपहार नहीं मिलना चाहिए? मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। 10 या उससे ज्यादा पवित्र कलाकृतियां ही काफी होंगी। अंत में सुन वुकोंग ने ये फैन की स्वर्णिम लाठी स्वीकार कर ली। फिर सुन वुकोंग ने वर्षों से एकत्रित की गई सारी सामग्री ये फैन को दे दी। इन सामग्रियों में से कुछ संत स्तर की थीं, जिनका उपयोग पवित्र कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। वर्तमान ये फैन के लिए पवित्र कलाकृतियों को परिष्कृत करने की कठिनाई विशेष रूप से बड़ी नहीं थी। एकमात्र सीमित कारक पर्याप्त सामग्री की कमी थी। वरिष्ठ भाई, एक बार जब मैं अपनी कलाकृति शोधन स्तर को बढ़ा लूंगा तो मैं आपके गोल्डन कुड़गल को उन्नत कर दूंगा। अब जब भी ये फान पवित्र कलाकृतियों को परिष्कृत करता है तो वह हमेशा ये परिवार के कलाकृतियों को परिष्कृत करने वालों को शामिल करता है। उसके मार्गदर्शन में उनकी कलाकृतियों को परिष्कृत करने की कला में काफी सुधार हुआ है। यह बहुत जल्द ही होगा जब ये फैन की कलाकृतियों को परिष्कृत करने की क्षमता इस ब्रह्मांड के शिखर पर पहुंच जाएगी। एक बार जब उसने एक कलाकृति शोधक के रूप में अपनी पहचान दिखा दी तो एक ताओवादी पूर्वज का दर्जा भी ये फैन से कमतर हो जाएगा। छोटे फैन, आपने अपने बंदर भाई को एक पवित्र कलाकृति उपहार में दी, लेकिन आपने अपने अन्य वरिष्ठ भाइयों के लिए ऐसा नहीं किया। बेशक मैं तुम्हें मुफ्त में इन्हें परिष्कृत नहीं करने दूंगा। जब बोधि वृद्ध पूर्वज ने ये शब्द कहे तो उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। यदि उन्होंने अंततः स्क्वायर इंच माउंटेन से सेंट लेवल आर्टिफैक्ट रिफाइनर का उत्पादन किया और उसका अच्छा उपयोग नहीं किया तो यह एक मूल्यवान संसाधन की बर्बादी होगी। किसी पवित्र कलाकृति को कस्टम निर्मित करने के लिए संत स्तर की कलाकृति परिशोधक को प्राप्त करना आसान नहीं है। ये फैन के 5 वरिष्ठ भाइयों में से 2 के पास अभी भी अपनी पवित्र कलाकृतियां नहीं थीं। बोधि वृद्ध पूर्वज का रूप देखकर ये फैन तुरंत समझ गया। गुरुजी, एक कनिष्ठ भाई होने के नाते मुझे यही करना चाहिए। बस उन्हें अपनी जरूरतें बता दीजिए, मैं उसे जरूर निखार दूंगा। लेकिन सामग्री के बारे में ये फैन ने पहले कहा था कि वह निश्चित रूप से बोधि पुराने पूर्वज को स्वेच्छा से स्वयं संसाधन उपलब्ध कराएगा। प्रतिबंध लगाने का क्या फायदा? उसे तो आज्ञाकारी होकर इसे हटाना ही होगा। बोधि वृद्ध पूर्वज का चेहरा तुरंत काला पड़ गया क्योंकि उन्हें पता था कि आज उन्हें खून बहाना पड़ेगा। जहां तक ये फैन का सवाल है, बोधि पुराने पूर्वज को लगा कि वह उसे अच्छी तरह से जानता है। यदि ये फैन के वरिष्ठ भाइयों ने इसके लिए कहा होता तो ये फैन संसाधनों के लिए नहीं पूछता, वह स्वयं सामग्री भी प्रदान करता। लेकिन अपने गुरु के लिए ये फैन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। लेकिन वह क्या कर सकता था? उसे यह सब अपने शिष्यों के लिए करना था। जाओ जाओ, बोधि वृद्ध पूर्वज ने असहाय भाव से हाथ हिलाया, जिसका अर्थ था कि वह आंखों से ओझल हो गए हैं, मन से भी ओझल हो गए हैं। एक दिन बाद बोधि के पुराने पूर्वज की दहाड़ स्क्वायर इंच माउंटेन में गूंज उठी। ये फैन, अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से नजरबंद कर दूंगा। बोधि वृद्ध पूर्वज असहाय दृष्टि से उस गंदगी को देख रहे थे जो कभी स्क्वायर इंच पर्वत हुआ करती थी। बोधि पुराने पूर्वज ने जानबूझकर ये फैन को एक दिन दिया था
क्योंकि उन्होंने गणना की थी कि ये फैन की ताकत के साथ वह निश्चित रूप से एक दिन में पूरे स्क्वायर इंच पर्वत को लूटने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये फैन ने सुन वुकोंग की मदद ली थी। सुन वुकोंग पर यह फैन का एहसान था, बेशक वह मदद करने से इनकार नहीं करेगा। सुन वुकोंग को यह भी पता था कि अगर मालिक को पता चल भी गया तो उसे ज्यादा से ज्यादा थोड़ी डांट पड़ेगी। स्क्वायर इंच माउंटेन का रक्षा तंत्र कोई मजाक नहीं था। ताओवादी पूर्वज की शक्ति रखने वाले सन वुकोंग की मदद से अधिकांश उच्च स्तरीय सामग्री एक दिन के भीतर ही साफ कर दी गई। कहना होगा कि बोधि के पुराने पूर्वज एक बुजुर्ग ताओवादी पूर्वज थे और निश्चित रूप से धनी थे। स्क्वायर इंच पर्वत पर मौजूद सामग्रियां बहुत कीमती नहीं थीं, फिर भी ये फान ने अच्छा मुनाफा कमाया। पवित्र कलाकृतियों के अलावा जो वह दो वरिष्ठ भाइयों के लिए परिष्कृत करने जा रहा था, बची हुई सामग्री कुछ और पवित्र कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। बेशक यदि ये सामग्रियां अन्य संत स्तरीय कलाकृति शोधकों को दी जाएं, तो वे एक पवित्र कलाकृति बनाने के लिए पर्याप्त हो सकती हैं। यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि ये फैन स्वयं यह काम कर रहा था, इसलिए कोई बिचौलिया लाभ नहीं कमा रहा था। उच्चस्तरीय शिल्पकला सदैव सबसे अधिक लाभदायक होती है, यहाँ तक कि खेती की दुनिया में भी। प्रसन्न मन से ये फैन पवित्र कलाकृतियों को परिष्कृत करने की योजना बनाते हुए ये परिवार में लौट आया। अब इतनी सारी सामग्रियों के साथ ये परिवार के साधकों के जादुई हथियारों को भी उन्नत किया जा सकता है। यद्यपि वे प्रत्येक सदस्य को पवित्र कलाकृतियों से सुसज्जित नहीं कर सकते थे, फिर भी कुछ दूसरी पीढ़ियों को निश्चित रूप से कुछ पवित्र कलाकृतियां दी जा सकती थीं। क्या आप कहते हैं कि गहन अमर क्षेत्र में कोई व्यक्ति पवित्र कलाकृति को सक्रिय नहीं कर सकता है? मैंने इसे पहले ही परिष्कृत कर लिया है, क्या मैं इसे प्रदर्शन के लिए नहीं छोड़ सकता? इसका कोई कारण नहीं है, सिवाय इसके कि मैं अमीर हूं। जैसे ही ये फैन ने पवित्र कलाकृतियों को परिष्कृत करने की योजना बनाई, यान हुआंग, जो लंबे समय से सो रहा था, अंततः जाग गया। ब्रह्मांड बनने के बाद यान हुआंग ने एक संपूर्ण परिवर्तन पूरा कर लिया था और वह एक युवा में बदल गया था। दोस्त, बहुत समय हो गया मिलते हुए, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी बदल गई थी। ये फैन ने अपने होठों को चटकाया, यह महसूस करते हुए कि बड़ा हो चुका यान हुआंग पहले वाले छोटे बच्चे जितना प्यारा नहीं था। ये फैन के विचारों को समझते हुए यान हुआंग ने अपना रूप बदल लिया और अपने मूल बालसुलभ रूप में लौट आया। ये फैन ने अंततः सिर हिलाकर सहमति जताई और कहा कि यह परिवर्तन बिल्कुल सही था। यार, शुरू से ही मेरी कोई खास मनःस्थिति नहीं थी। यह सब बस दिल का मामला है। कुछ बातचीत के बाद ये फैन को जीवन और मृत्यु के द्वार द्वारा उल्लिखित यान हुआंग दुनिया का रहस्य याद आया, इसलिए उसने पूछा, यान हुआंग, क्या हमारी यान हुआंग दुनिया में कोई रहस्य है? ये फैन को लगा कि जीवन और मृत्यु के द्वार के बारे में गलत जानकारी दी गई होगी, अन्यथा वह यान हुआंग के विश्व भगवान के रूप में इस रहस्य की खोज कैसे नहीं कर सकते थे। ये फैन को उम्मीद नहीं थी कि यान हुआंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया। वास्तव में यान हुआंग दुनिया में एक रहस्य है। रहस्य मानव सम्राट की विरासत है। क्या बकवास है, मानव सम्राट की विरासत। यहाँ तक कि ये फैन भी इस खबर से हैरान था। ये फैन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह कैसे नहीं जान सकता था कि मानव सम्राट कौन था। अंतिम मानव सम्राट का नाम शिन था। प्रारंभ में सम्राट शिन द्वारा नियंत्रित महान व्यापारी देव राजवंश ने संपूर्ण मानव वंश की रक्षा की। अफसोस की बात है कि कुछ संस्थाओं के हस्तक्षेप के कारण सम्राट शिन का दुखद पतन हो गया और उसी समय से मानव कुल का पतन शुरू हो गया। सम्राट शिन को निशाना बनाने वालों में राक्षस, चुड़ैलें और कुछ ऐसे प्राणी शामिल थे जिनका सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं की जा सकती थी। ये फैन ने कभी नहीं सोचा था कि सम्राट शिन की विरासत यानहुआंग क्षेत्र में मिलेगी। मूल यानहुआंग क्षेत्र सम्राट शिन के शाही शहर के रूप में कार्य करता था, जिसे उसके पतन के बाद कुछ संस्थाओं द्वारा मिटा दिया गया। पूरे ब्रह्मांड को एक शाही शहर के रूप में उपयोग करते हुए ये फैन सम्राट शिन की भव्यता की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। जल्द ही ये फैन को पता चला कि वह सम्राट की विरासत क्यों नहीं ढूंढ सका, क्योंकि सम्राट की विरासत उस स्थान के भीतर स्थित थी जहां यानहुआंग स्थित था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इसे नहीं ढूंढ सका। सम्राट की विरासत ताओवादी पूर्वज के दिल को भी हिला सकती थी, और यहाँ तक कि ये फैन ने भी इसे प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। यदि यह उजागर हो जाए तो बोधि प्राचीन पूर्वज के समर्थन के बावजूद ये फैन को इस विरासत को संरक्षित करने में कोई विश्वास नहीं होगा। हालांकि वह इसका दिखावा तो नहीं कर सकता था, लेकिन वह इसका उपयोग अवश्य कर सकता था। सम्राट की विरासत ये फैन के लिए ज्यादा आकर्षक नहीं थी, क्योंकि उसके पास यह प्रणाली थी। लेकिन ये परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति था जो इस विरासत के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। किसने कहा कि एक सम्राट महारानी नहीं हो सकता?
शीघ्र ही ये फैन ने ये शियाओ शियाओ को बुलाया और उसे सम्राट की विरासत के सामने लाया। ये फान ने पहले ही स्वयं इसका प्रयास किया था, लेकिन सम्राट की विरासत ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। हालांकि जब ये शियाओ शियाओ प्रकट हुआ तो सम्राट की विरासत कांपने लगी। विरासत से निकली एक गर्म चेतना। ये शियाओ शियाओ के पास सम्राट का अधिदेश है और वह सम्राट की विरासत के लिए मानव कुल में सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है, जो स्वाभाविक रूप से इसकी विसंगति का कारण बन सकता है। जियाओ जियाओ, आगे बढ़ो। ये फैन के शब्दों पर ये शियाओ शियाओ ने हाथ बढ़ाया और धीरे से सम्राट की विरासत को छुआ। अगले ही पल सम्राट की विरासत तुरंत ये शियाओ शियाओ की ओर दौड़ पड़ी। फिर ये जियाओ जियाओ की आभा लगातार बढ़ने लगी। ये फैन ने अपने हाथ की एक लहर के साथ तुरंत पूरे स्थान को सील कर दिया। साधना स्तर में वृद्धि तो विरासत के लिए केवल एक अतिरिक्त लाभ था। विरासत के अन्य तत्व सबसे महत्वपूर्ण थे। एक बार जब ये शियाओ शियाओ पूरी तरह से विरासत को अवशोषित कर लेगी तो वह निश्चित रूप से और भी मजबूत हो जाएगी। और अब समय आ गया है कि वह अमर सम्राट के दायरे को तोड़ दे। आसन्न युद्ध के कारण अमर सम्राट क्षेत्र का साधना स्तर काफी अपर्याप्त लग रहा था। हालांकि यदि वह अभी सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके पास अभी भी कुछ कमी है। ये फैन का मूल सिद्धांत अराजकता स्वर्गीय दाओ अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसे इसे समझने के लिए अभी भी कुछ और समय की आवश्यकता है। काश उसका ज्ञान और अधिक प्रबल हो पाता। वर्तमान में कोई अन्य ज्ञानोदय शब्द प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं है। अब ये फैन केवल रक्त विकास पुरस्कार की ही आशा कर सकता है। उन्नत रक्तरेखा के साथ उसका ज्ञान बढ़ेगा और ये फैन मूल सिद्धांत अराजकता स्वर्गीय दाओ को तेजी से समझने में सक्षम होगा। जब ये फैन और ये शियाओ शियाओ अपनी साधना के स्तर को बढ़ाने में व्यस्त थे, तब चांगमिंग विश्व के सम्राट होंगयुन अंततः खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने दयु अमर राजवंश पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। हालांकि अभी तक पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू नहीं हुआ था। इसके बजाय लगातार परीक्षण चल रहा था, जो कि दयु अमर राजवंश की ताकत और अंतिम परिणाम की जांच कर रहा था। चूंकि ये शियाओ शियाओ ध्यान कर रही थी, इसलिए उसकी आज्ञा के बिना वे कोई निर्णय लेने का साहस नहीं कर सके। ये शियाओ शियाओ के अलावा जो लोग दयु अमर राजवंश के लिए निर्णय ले सकते थे, वे केवल ये फैन थे। लेकिन अब दोनों ही उपलब्ध नहीं थे, जिससे दयु अमर राजवंश के साधकों को नुकसान उठाना पड़ा। लड़े या न लड़े, लड़ाई के संबंध में दयु अमर राजवंश के साधकों को कोई डर नहीं है। नहीं, बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि वे कुछ हद तक इसके लिए उत्सुक हैं। स्टार लीजन ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक कोई उचित युद्ध नहीं लड़ा है। यहां तक कि यदि अब कोई अमर सम्राट भी आ जाए तो स्टार लीजन उससे लड़ने का साहस करेगा, जिससे यह प्रदर्शित होगा कि दयु अमर राजवंश के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ये शियाओ शियाओ के आदेश के बिना दयु अमर राजवंश केवल रियायतें दे सकता था। यदि आवश्यक हो तो वे अस्थायी रूप से कुछ क्षेत्र छोड़ने के लिए तैयार थे। दयु अमर राजवंश की कार्रवाइयों ने सम्राट होंगयुन को यह विश्वास दिलाया कि दयु अमर राजवंश में युद्ध करने का साहस नहीं है, जिससे वह और अधिक आक्रामक हो गया। यदि शी तियान के गहन अमरों द्वारा बाधा न डाली जाती तो दयु अमर राजवंश की विशाल सेनाएं सम्राट होंगुन को सीधे नष्ट करने के लिए पहले ही बाहर निकल चुकी होती। ये परिवार की गहराई में अमर सम्राट क्षेत्र की एक सांस अचानक प्रकट हुई। तभी एक महिला प्रकट हुई जिसने राजसी मुकुट और वस्त्र पहना हुआ था। जब उन्होंने ये शियाओ शियाओ को देखा तो ये परिवार के साधकों के हृदय में उनके प्रति गहन श्रद्धा उत्पन्न हुई। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि ये शियाओ शियाओ ये फैन की बहन थी, बल्कि यह उनके रक्तवंश की गहराई से उपजी श्रद्धा थी। यह मानव सम्राट की प्रतिष्ठा थी। इस बार ये शियाओ शियाओ को मानव सम्राट की विरासत से बहुत लाभ हुआ। न केवल उसकी साधना का स्तर सीधे अमर सम्राट के शिखर तक पहुंच गया, बल्कि उसने 2 पवित्र कलाकृतियां भी प्राप्त की। सम्राट का वस्त्र और सम्राट का मुकुट दोनों पवित्र कलाकृतियां थीं, जो एक महारानी के रूप में ये शियाओ शियाओ के लिए पूरी तरह उपयुक्त थीं। वे ये फैन द्वारा बनाई गई पवित्र कलाकृतियों की तुलना में अधिक सामंजस्यपूर्ण रूप से मेल खाते थे। दयु अमर राजवंश के साधकों, चांगमिंग विश्व में मेरे पीछे आओ। विश्व मार्ग खुल गया और दयु अमर राजवंश के अनगिनत उत्सुक साधक चांगमिंग विश्व की ओर उड़ चले। इस बीच जब पूरा दयु अमर राजवंश जुटा हुआ था, ये फैन को पहले ही सिस्टम अधिसूचना मिल चुकी थी। दीर्घकालिक कार्य पूरा करने पर मेजबान को बधाई। सशक्त पारिवारिक सदस्य 16 अमर सम्राट क्षेत्र पूरा हुआ। संग्रह के लिए तैयार। ये फैन को उसी क्षण इसका आभास हो गया जब ये शियाओ शियाओ ने उसे तोड़ दिया। सिस्टम इनाम का दावा करो। इनाम प्राप्त करने पर बधाई। होस्ट ब्लडलाइन अपग्रेड चांस 1। क्या यह पहले से ही एक विशिष्ट वंशक्रम नहीं है?
ये फैन ने मूल रूप से सोचा था कि इस बार इनाम एज्योर ड्रैगन ब्लडलाइन होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह तथाकथित ब्लडलाइन अपग्रेड होगा। हालांकि मूलतः वे एक ही चीज होनी चाहिए। उपयोग। जैसे ही ये फैन ने ब्लडलाइन अपग्रेड इनाम का उपयोग करने का फैसला किया, उसने अचानक पाया कि उसके शरीर के भीतर एज्योर ड्रैगन ब्लडलाइन उबलने लगी थी। इतने सारे परिवर्तनों के बाद एज्योर ड्रैगन रक्तरेखा पहले से ही ये परिवार के संविधान के साथ बहुत अनुकूल थी, लेकिन इस बार रक्तवंश में ड्रैगन की विशेषताएं गायब हो गई थीं। उनके स्थान पर असली ये फैन की रक्तरेखा थी, एक अद्वितीय ये कबीले की रक्तरेखा। रक्तवंश से एक प्राचीन आभा बह निकली और ये फैन की रक्तरेखा वास्तव में ताओवादी पूर्वज की रक्तरेखा बन गई थी। एक ताओवादी पूर्वज के वंशज के रूप में, प्रतिभा या किसी अन्य क्षमता के संदर्भ में, इसने उन्हें किसी भी साधारण साधक की तुलना में अधिक शक्तिशाली बना दिया। अब चूंकि ये परिवार की रक्तरेखा ताओवादी पूर्वजों की रक्तरेखा में बदल गई है, आप देख सकते हैं कि उनकी क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। संभवतः ये परिवार के लिए अद्वितीय दिव्य कौशल भी पैदा हो जाएंगे। कैओस जेनेसिस स्क्रॉल भी रक्तरेखा में विलीन हो गया और ये परिवार की सच्ची वंशावली साधना तकनीक बन गया। ये परिवार के साधकों के अलावा यदि अन्य लोग कैओस जेनेसिस स्क्रॉल प्राप्त भी कर लें तो भी वे इसकी साधना नहीं कर पाएंगे। यद्यपि उसकी साधना का स्तर नहीं बढ़ा था, फिर भी ये फैन की युद्ध शक्ति में एक और उछाल आया था। यदि उसे फिर से हुआंगलियू दानव पूर्वज का सामना करना पड़े तो उसे पिछली बार जितना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे ये फैन की वंशावली में परिवर्तन हुआ, ये परिवार के अन्य लोगों की वंशावली भी एक के बाद एक विकसित होने लगी। सभी की क्षमता और ज्ञान में भी काफी सुधार हुआ है। ये शियाओ की साधना स्तर में सफलता के बाद ये फैन अब अमर सम्राट क्षेत्र में भी सफलता के लिए तैयार था। हालांकि ये फैन अभी भी जल्दी में नहीं था। मूल सिद्धांत अराजकता स्वर्गीय दाव पूर्णता से बस एक कदम दूर था। एक बार फिर उसकी समझ बढ़ने के साथ ये फैन को अब थोड़े समय में मूल सिद्धांत अराजकता स्वर्गीय दाव को पूरी तरह से समझने का विश्वास था। यहाँ तक कि कलाकृति शोधन को भी ये फैन ने एक तरफ रख दिया और उसने मूल सिद्धांत अराजकता स्वर्गीय दाव को पूरी तरह से समझना शुरू कर दिया और अमर सम्राट क्षेत्र को तोड़ने की तैयारी कर रहा था। इस बीच गुआंग हान पैलेस में अराजकता फैल गई। गुआंग हान अमर सम्राट ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसके संप्रदाय में एक और अमर सम्राट भी मौजूद है। यह अमर सम्राट अचानक से प्रकट हुआ और गुआंग हान महल के संप्रदाय सुरक्षा व्यू को नष्ट करने का प्रयास करने लगा। भले ही इसे निर्णायक क्षण में गुआंग हान अमर सम्राट द्वारा खोजा और रोका गया था, लेकिन अचानक प्रकट हुए इस अमर सम्राट का सामना करते हुए गुआंग हान अमर सम्राट को विरोध करने में कठिनाई हुई। सम्राट होंगयुन द्वारा पिछले हमले से हुई चोट से वह अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाया था। अब पुनः उसी स्तर के अमर सम्राट का सामना करते हुए गुआंग हान अमर सम्राट को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच गया हो। क्या इसका मतलब यह है कि गुआंग हान पैलेस, जिसके बारे में मैं दृढ़ता से कह रहा हूं, मेरे हाथों में आ जाएगा? गुआंग हान परी द्वारा स्थापित गुआंग हान पैलेस चांगमिंग विश्व में सैकड़ों हजारों वर्षों से खड़ा था। यदि यह वास्तव में उसकी देखरेख में आ गया तो गुआंग हान अमर सम्राट मृत्यु के बाद भी आराम नहीं कर पाएंगे। गुआंग हान, तुम भी आत्मसमर्पण कर सकते हो, मेरे जीवन और मृत्यु के द्वार में शामिल हो सकते हो। तुम्हारे पास अभी भी जीवित रहने का एक रास्ता है। सम्राट होंगयुन ने इतनी देर तक जांच करने के बाद पहले ही पुष्टि कर दी थी कि दयु अमर राजवंश एक खोखला खोल मात्र था। अब समय आ गया था कि जीवन और मृत्यु का द्वार संपूर्ण चांगमिंग विश्व पर अपना अधिकार कर ले। न केवल गुआंग हान पैलेस बल्कि अमर सम्राटों वाली अन्य शक्तियां भी गुआंग हान पैलेस जैसी ही स्थिति का सामना कर रही थीं। जीवन और मृत्यु के द्वार में बचे अमर सम्राटों की संख्या अब चांगमिंग विश्व के मूल अमर सम्राटों से भी अधिक थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, यदि दयु अमर राजवंश ने कोई कार्रवाई नहीं की तो चांगमिंग विश्व का विनाश पहले से ही तय था। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें अपनी राह पर चलने नहीं दूंगी। गुआंग हान अमर सम्राट के चारों ओर की उदासीन आभा अचानक काफी बढ़ गई। उनकी गुप्त तकनीक के तहत चंद्र पुष्प की अंतहीन बाढ़ को बलपूर्वक उनके शरीर में अवशोषित कर लिया गया। गुआंग हान अमर सम्राट मृत्यु तक लड़ने के लिए तैयार था। मृत्यु के बाद भी गुआंग हान महल जीवन और मृत्यु के द्वार के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। जब तक इस अमर सम्राट का सफाया नहीं हो जाता और गुआंग हान महल के कुछ शिष्यों को बाहर नहीं भेज दिया जाता, तब तक गुआंग हान महल एक दिन फिर से उठ खड़ा होगा। जैसे ही गुआंग हान अमर सम्राट गुप्त तकनीक को बलपूर्वक सक्रिय करने वाला था, उसके कंधे पर एक हाथ रख दिया गया। जैसे ही एक सुनहरी शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई, गुआंग हान अमर सम्राट के शरीर के भीतर अस्थिर चंद्रफूल शक्ति तुरंत शांत हो गई। गुआंग हान अमर सम्राट, ऐसे व्यक्ति के साथ वार का बदला वार करना उचित नहीं है।
परिचित आवाज सुनकर गुआंग हान अमर सम्राट तुरंत उत्साहित हो गए। वह जानता था कि इतने लंबे समय तक उसकी दृढ़ता ने सर्वोत्तम परिणाम दिया था। ये शियाओ शियाओ वापस आ गया था, दयु अमर राजवंश वापस आ गया था। राजा ये धन्यवाद। जब ये शियाओ शियाओ प्रकट हुआ तो गुआंग हान अमर सम्राट को पता था कि वह सुरक्षित है। तुम जाओ और इलाज करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। बिना किसी हिचकिचाहट के गुआंग हान अमर सम्राट एक तरफ हट गए। यद्यपि ये शियाओ शियाओ द्वारा प्रदर्शित साधना स्तर केवल अमर सम्राट क्षेत्र तक ही था, फिर भी ये परिवार के सभी सदस्य प्रकृति के विचित्र प्राणी थे जिसका वह आदी था। एक अमर सम्राट होते हुए भी एक अमर सम्राट से मारपीट कितनी सामान्य बात है। उस समय भी ये फैन ने एक अमर सम्राट के रूप में एक ताओवादी पूर्वज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इसमें कोई भी समस्या नहीं थी। जब ये शियाओ शियाओ प्रकट हुआ तो उसके सामने बैठा परी सम्राट तुरंत सतर्क हो गया। हालांकि जब उसने देखा कि ये शियाओ शियाओ का साधना स्तर केवल अमर सम्राट क्षेत्र के बराबर था तो वह तुरंत जोर से हंस पड़ा। गुआंग हान, मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ कोई शक्तिशाली सहयोगी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक अमर सम्राट से ज्यादा कुछ नहीं होगा। हा हा हा। बहुत हो गई बकवास, चुप हो जाओ। ये शियाओ शियाओ के शब्दों को सुनकर अमर सम्राट ने अचानक अपना मुंह बंद पाया। यह महान ताओ की शक्ति नहीं थी बल्कि दुनिया के नियम थे। ब्रह्मांड द्वारा मानव सम्राट को दिए गए विशेषाधिकारों में से एक, कानून को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, मानव कुल के साथ व्यवहार करते समय विशेष रूप से शक्तिशाली था। मानव सम्राट स्वाभाविक रूप से मानव कुल का सर्वोच्च शासक। मानव कुल का कोई भी सदस्य जो मानव सम्राट का सामना करता स्वतः ही विनम्र हो जाता। अमर सम्राट ने लगातार अपनी शक्ति का प्रयोग करके शासन का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस समय अमर सम्राट ने अपना प्रारंभिक अहंकार खो दिया था और उसकी जगह केवल आतंक ने ले ली थी। ये शियाओ शियाओ ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अमर सम्राट कैसा महसूस कर रहा था। मानव सम्राट की मुहर खींच ली गई। स्वर्ग के नीचे सब कुछ साम्राज्यवादी भूमि थी। ये शियाओ शियाओ की पतली उंगलियां लगातार इशारा कर रही थीं। जीवन और मृत्यु के द्वार के प्रत्येक साधक जिसका नाम लिया गया था तुरंत विनम्र हो गए और स्तब्ध चेहरे के साथ अपना सिर घुमाकर ये शियाओ शियाओ को देखने लगे। फिर वे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखें कट्टरता से भरी हुई थीं जब वे ये शियाओ शियाओ को देख रहे थे। महाराज अमर रहें। मानव सम्राट का अधिकार सैनिकों की भर्ती करने और उन्हें आदेश देने में सक्षम होना। मानव कुल का कोई भी सदस्य जिसे मानव सम्राट द्वारा चुना जाता था और जो प्रतिरोध नहीं कर सकता था, मानव सम्राट का सैनिक बन जाता था। अंत में ये शियाओ शियाओ ने अपनी निगाह परी सम्राट की ओर घुमाई। जीवन या मृत्यु, मानव सम्राट मुहर को नीचे धकेल दिया गया तथा परी सम्राट का शरीर अमर प्रकाश से चमकते हुए प्रतिरोध करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन अंत में वह मानव सम्राट के अधिकार के आक्रमण का विरोध करने में असमर्थ रहा और पूरी तरह से टेराकोटा सैनिकों में बदल गया। मानव सम्राट अमर रहें। आदरणीय परी सम्राट को देखते हुए सम्राट गुआंगहान मदद नहीं कर सके, लेकिन मुश्किल से निगल सके। अरे, ये परिवार के सदस्य सचमुच पीढ़ी दर पीढ़ी अधिक राक्षसी होते जा रहे हैं। यदि परी सम्राटों को भी वश में किया जा सकता है तो फिर सम्राट गुआंगहान के पास प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं है। सम्राट गुआंगहान को अचानक बहुत आभार महसूस हुआ कि वह हमेशा ये परिवार और दयु अमर राजवंश के इतने करीब रहे थे। यदि ऐसा नहीं होता तो गुआंगहान पैलेस आज इतिहास बन चुका होता। इस अवधि के दौरान सम्राट गुआंगहान को अचानक उस संकट संदेश की याद आई जो सम्राट कियानबांग ने कुछ समय पहले भेजा था। अभी कुछ समय पहले सम्राट गुआंगहान स्वयं को बचाने में असमर्थ थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे सहायता प्रदान करने में असमर्थ थे। अब जब ये शियाओ शियाओ प्रकट हो गया था तो निश्चित रूप से बोलने का समय आ गया था। राजा, ये कियानबांग अमर दरबार पर भी जीवन और मृत्यु द्वार का हमला हो रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह संभव है। सम्राट गुआंगहान यह मांग करने की हिम्मत नहीं करेंगे कि ये शियाओ शियाओ उन्हें पूरी तरह से बचाएं। यह मौत को आमंत्रित करने के समान होगा। ये शियाओ शियाओ ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और तुरंत पश्चिम आकाश राज्य में कियानबांग अमर न्यायालय की ओर चल पड़ा। कियानबांग अमर दरबार और गुआंगहान महल दोनों ही सहयोगी थे और दयु अमर राजवंश के लिए परस्पर लाभकारी थे। ये शियाओ शियाओ हमेशा अपने दिल में इसे याद रखती थी, अन्यथा वह चांगमिंग विश्व में प्रवेश करते ही गुआंगहान पैलेस को बचाने के लिए जल्दबाजी नहीं करती। वर्तमान में चांगमिंग विश्व में कुछ अमर सम्राट सेनाओं के अलावा एक बड़ा सा यिन और यांग द्वार तथा जीवन और मृत्यु द्वार के क्षेत्रों में आ गया है। यहाँ तक कि दयु अमर राजवंश ने भी निचले 5 राज्यों के कई सौ पर नियंत्रण खो दिया है और जीवन और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गया है।
इस स्थिति के लिए ये शियाओ शियाओ ने दयु अमर राजवंश के मंत्रियों को दोष नहीं दिया। यदि उन्हें ले लिया गया तो उन्हें पुनः लिया जा सकता है। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि जीवन और मृत्यु द्वार तथा यिन और यांग द्वार उसके क्रोध का सामना कर पाएंगे। सम्राट होंगेयुंग को ये शियाओ शियाओ के उभरने की खबर लगभग तुरंत मिल गई और उन्होंने जीवन और मृत्यु द्वार के अन्य सदस्यों को सूचित किया। दयु की राजकुमारी प्रकट हो गई है। इस बार हम सीधे दयु अमर राजवंश को कुचलकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। अब तक सम्राट होंगेयुन ने दयु अमर राजवंश को गंभीरता से नहीं लिया था। दयु अमर राजवंश की बार बार की रियायतों से सम्राट होंगेयुन को विश्वास हो गया कि वे डरे हुए हैं। यह जानते हुए कि ये शियाओ शियाओ का गंतव्य कियानबांग अमर दरबार था, सम्राट होंगेयुन ने व्यक्तिगत रूप से एक दल का नेतृत्व किया, जीवन और मृत्यु द्वार के साधकों को कियानबांग अमर दरबार में लाया और ये शियाओ शियाओ को हराने की योजना बनाई। वर्तमान कियानबांग अमर दरबार का पंथ सुरक्षा घेरा पहले ही टूट चुका था। कियानबांग परी सम्राट अकेले 2 परी सम्राटों से लड़ रहा था और लगभग टिक नहीं पा रहा था। सम्राट कियानबांग ने मन ही मन आह भरी, यदि उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो उन्हें कियानबांग अमर दरबार के साधकों को लेकर पहले ही चले जाना चाहिए था। यद्यपि हजारों वर्षों में स्थापित कियानबांग अमर न्यायालय की नींव नष्ट हो जाएगी, फिर भी कम से कम वे कियानबांग अमर न्यायालय को संरक्षित कर सकेंगे। लेकिन अब न केवल वह कियानबांग अमर न्यायालय की रक्षा नहीं कर सकता, बल्कि वह स्वयं एक दुर्जय सम्राट क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति भी निश्चित मृत्यु का सामना कर रहा है। 2 सम्राट साम्राज्य शक्तियों द्वारा घेर लिए जाने के कारण सम्राट कियानबांग को बच निकलने का कोई अवसर नहीं दिख रहा था। मुझे आश्चर्य है कि गुआंगहान में हालात कैसे हैं। जब सम्राट गुआंगहान से कोई खबर नहीं मिली तो सम्राट कियानबांग को पहले से ही पता था कि गुआंगहान पैलेस में परेशानी हुई होगी। लेकिन उस समय सम्राट कियानबांग को अचानक सम्राट गुआंगहान से जवाब मिला। सम्राट गुआंगहान के शब्द थे, रुको, दयु अमर राजवंश से सहायता सेना आ गई है। यह सुनकर सम्राट कियानबांग की कमजोर आत्मा तुरंत उठ गई। दयु अमर राजवंश की सेनाएं यहाँ हैं। कियानबांग अमर दरबार को बचाया जा सकता है। सम्राट कियानबांग ने अपने आप से वादा किया कि एक बार जब वह इन कठिन समयों से गुजर जाएगा तो वह अपनी सबसे अच्छी अमर शराब लाएगा और सम्राट गुआंगहान को एक अच्छी शराब पिलाएगा। यदि सम्राट गुआंगहान ने उन्हें पहले ही दयु अमर राजवंश के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की सलाह नहीं दी होती, कियानबांग अमर न्यायालय शायद इस आपदा से बच नहीं पाता। जैसे ही कियानबांग के सम्राट को यह समाचार मिला, दोनों घेरे हुए अमर सम्राटों को भी सम्राट होंगुन से संदेश मिला कि दयु अमर राजवंश के शासक प्रकट हुए हैं। वे तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। यह जानने पर कि दयु अमर राजवंश ने अंततः अपना कदम उठा लिया है, दोनों अमर सम्राट घबराए नहीं, बल्कि उनमें उत्साह का भाव दिखा। उनके अनुसार जब तक वे दयु अमर राजवंश को नष्ट कर सकते हैं, वे पूरे चांगमिंग विश्व पर कब्जा कर सकते हैं। वे अमर सम्राट के रूप में जीवन और मृत्यु के द्वार से पुरस्कार भी प्राप्त कर सकते थे। बड़ी संख्या में अमर सम्राट जीवन और मृत्यु के द्वार में शामिल हुए, आंशिक रूप से इसके खतरों के कारण और इसलिए भी कि जीवन और मृत्यु का द्वार वास्तव में पुरस्कारों के मामले में उदार था। 2 महान अमर सम्राटों के हमले तेज हो गए। सम्राट कियानबांग ने आत्मविश्वास हासिल कर लिया था, इसलिए वे जरा भी नहीं डरे। उन्होंने अपनी विशेष कुशलता का परिचय दिया और दोनों महान अमर सम्राटों से युद्ध में उतर पड़े। स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही थी। इसी समय ऊपर आकाश में अचानक एक बड़ी दरार दिखाई दी। ये शियाओ शियाओ दयु अमर राजवंश के साधकों की एक श्रृंखला के साथ पहुंचे। शुल्क शी तियान और अन्य के गहन अमरों ने अपने अपने दलों का नेतृत्व करते हुए नीचे जीवन और मृत्यु के द्वार के साधकों पर हमला किया। अतिरिक्त सैनिकों के आगमन को देखकर कियानबांग अमर महल के साधक खुशी के आंसू बहाने लगे। उनके हृदय दयु अमर राजवंश के प्रति कृतज्ञता से भरे हुए थे। ये शियाओ शियाओ के आगमन को देखकर दोनों अमर सम्राटों ने अंततः अपने हाथ रोक लिए और सावधानी से ये शियाओ शियाओ को देखा। सम्राट कियानबांग को अंततः राहत मिली। धन्यवाद दयु के शासक, सम्राट कियानबांग ने कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए अपने हाथ जोड़े। सम्राट कियानबांग, आप बहुत जल्दी जश्न मना रहे हैं। तभी दोनों अमर सम्राटों ने भी अचानक आकाश की ओर देखा। सम्राट होंगुन और अन्य लोग भी आ पहुंचे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट होंगुन ने इसे अंतिम युद्ध के रूप में लिया था तथा लाखों साधकों को साथ लेकर आए थे। इन साधकों की साधना का स्तर अलग अलग था। निस्संदेह उनकी संख्या उस समय से ज्यादा थी जब सुयान प्रभारी थे। ये जियाओ जियाओ, मुझे लगा था कि तुम आने की हिम्मत नहीं करोगे। सम्राट होंगयुन ने अपने श्रेष्ठ स्थान से ये शियाओ शियाओ को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। दयु अमर राजवंश के पास जीवन और मृत्यु के द्वार से भी अधिक सेना थी,
तथा प्रत्येक सेना में लाखों लोग थे। लेकिन सम्राट होंगुन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक निश्चित स्तर की साधना के बाद सेना की मात्रा मायने नहीं रखती, बल्कि युद्ध शक्ति की गुणवत्ता मायने रखती है। हालांकि ये शियाओ शियाओ की तरफ से देखें तो सबसे मजबूत सिर्फ ये शियाओ शियाओ था, जो एक शीर्ष अमर सम्राट था। एक महारानी के रूप में पूर्वी सम्राट का साधना स्तर अमर सम्राट क्षेत्र को पार करने से बस थोड़ा ही दूर था, तथा वे ये परिवार के तीसरे अमर सम्राट बन गए। अन्य लोग, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली शीतियान भी, अंतिम चरण के गहन अमर थे। हांगेउन के दृष्टिकोण से दयु अमर राजवंश केवल कुछ छोटी मोटी चीजों का समूह था। सम्राट होंगेउन ने तो यहाँ तक महसूस किया कि दयु अमर राजवंश पर इतना ध्यान देना पूरी तरह से व्यर्थ था। भले ही ये शियाओ शियाओ की वास्तविक युद्ध शक्ति सम्राट क्षेत्र में थी, उनके जीवन और मृत्यु के द्वार पर 1 दर्जन से अधिक अमर सम्राट थे। अपनी संख्या के बल पर वे दयु अमर राजवंश को कुचल सकते थे। ये जियाओ जियाओ, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, मेरे सामने समर्पण करो। सम्राट होंगेउन ने ये शियाओ शियाओ को चंचल दृष्टि से देखा और उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगे। ये शियाओ शियाओ ने एक शब्द भी नहीं कहा। सम्राट होंगेउन को उसका जवाब मानव सम्राट मुहर था। दबाओ। मानव सम्राट सील हवा के विपरीत फैल गई और चांगमिंग विश्व का भ्रम उसके ऊपर उभर आया। मानव सम्राट की मुहर के नीचे जीवन और मृत्यु के द्वार से आए साधकों की भीड़ थी। हांगेउन ने आकाश को ढक लिया। ताओवादी पूर्वज के शिष्य के रूप में सम्राट होंगुन के पास स्वाभाविक रूप से अपने तरीके थे। उसके हाथ की एक लहर के साथ एक आकाश को मिटा देने वाला लाल बादल प्रकट हुआ, जो मानव सम्राट सील की ओर झपटा। यद्यपि सम्राट होंगुन ताओवादी पूर्वज के शिष्य थे, फिर भी वे पवित्र कलाकृति का उपयोग नहीं कर सकते थे। उनका लाल बादल एक उच्चस्तरीय ताओवादी कलाकृति थी, जो उनके मूल रूप से परिष्कृत थी तथा अत्यधिक शक्तिशाली थी। लाल बादल मानव सम्राट सील से टकराया और इस क्षण दुनिया का सारा रंग उड़ गया। सम्राट होंगेउन ने सोचा था कि चाहे कोई भी अमर सम्राट कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उसे हरा नहीं पाएगी। लेकिन जब मानव सम्राट सील लाल बादल से टकराया तो हांगेउन को एहसास हुआ कि उसने एक भयानक गलती की है। यहाँ तक कि सर्वोच्च ताओवादी कलाकृति लाल बादल मानव सम्राट सील को रोक नहीं सका। लाल बादल लाखों मील दूर उड़ गया और उसमें दरारें पड़ गईं जो होंगेउन के शरीर में समा गईं। ताओवादी कलाकृति, जो हांगेउन की आध्यात्मिक आत्मा के साथ विलीन हो गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे हांगेउन की आध्यात्मिक आत्मा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे किसी बड़े हथौड़े से पीटा गया हो। एक सम्राट के दृढ़ संकल्प के साथ हांगेउन बड़ी मुश्किल से अपनी चोटों को दबाने और अपनी छवि बनाए रखने में कामयाब रहा। हालांकि वह अपने दिल में गुस्से को दबा नहीं सका। ताओवादी पूर्वज के एक प्रतिष्ठित शिष्य को एक अमर सम्राट ने घायल कर दिया था। हमला करो, दयु अमर राजवंश को मिटा दो। सम्राट होंगेउन का आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। उन्होंने ये शियाओ शियाओ की ताकत को स्वीकार कर लिया था। लेकिन ये शियाओ शियाओ कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह अकेली थी। यदि उनके पक्ष के सभी अमर सम्राट एक साथ हमला करते तो ये शियाओ शियाओ कैसे सामना करता। स्टार लीजन कहाँ है? यहाँ 28 स्टार लीजनों में से प्रत्येक की अपनी लीजन आत्मा थी। सिंदूरी पक्षी और जुआनवू सेनाएं 14 सेनाओं में विभाजित हो गईं, जिनमें से प्रत्येक ने अपनी स्वयं की सेना आत्माएं प्रकट की और जीवन और मृत्यु के द्वार से आने वाले अमर सम्राटों को घेर लिया। दूसरी ओर एज़्योर ड्रैगन और व्हाइट टाइगर लीजन सीधे व्हाइट टाइगर लीजन आत्मा और एज़्योर ड्रैगन लीजन आत्मा में परिवर्तित हो गए। जुआनवू और वर्मिलियन पक्षी सेनाएं बिखर गईं क्योंकि उनका लक्ष्य अमर सम्राटों को हराना नहीं था, बल्कि केवल उन्हें रोकना था। दूसरी ओर एज़्योर ड्रैगन और व्हाइट टाइगर लीजन्स का लक्ष्य दुश्मन को कुचलना था। इस समय स्टार लीजन्स ने वास्तव में प्राचीन दिव्य प्राणियों की शक्ति का प्रदर्शन किया। अमर सम्राटों ने दोनों सेनाओं को तोड़ने के प्रयास में अपनी ताओवादी कलाकृतियां लहराईं। जुआनवू कवच, सिंदूर पक्षी आग। हालांकि जब दोनों कोर की अंतर्निहित क्षमताओं का सामना हुआ तो इन अमर सम्राटों के हमले अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर पाए। कोई भी व्यक्ति अमर सम्राट के आक्रमण का सामना नहीं कर सकता। लेकिन यदि 10 लाख लोग अमर सम्राट के हमले को साझा करते हैं और वह हमला सेना के आध्यात्मिक सार द्वारा कमजोर कर दिया जाता है, तो अमर सम्राट अब उतना शक्तिशाली नहीं लगता। वितरित हमले से स्टार कोर पर कोई दबाव नहीं पड़ता। बेशक अमर सम्राट स्टार कोर से निपट नहीं सकते थे, कोर के पास केवल अमर सम्राटों को उलझाने की क्षमता थी, लेकिन जवाबी हमला करने की शक्ति नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप गतिरोध पैदा हो गया। स्टार कोर के विपरीत जीवन और मृत्यु के द्वार से अमर सम्राट बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। सम्राट होंगुन ने उन्हें दयु अमर राजवंश के साधकों को मारने का काम सौंपा था, लेकिन इस समय वे सुरक्षा व्यवस्था को भी नहीं तोड़ सकते थे,
नरसंहार करना तो दूर की बात थी। सम्राट होंगेयुन ये शियाओ शियाओ से सावधानी से निपट रहे थे, अपने दुश्मन को कम नहीं आंक रहे थे। इसलिए ये शियाओ शियाओ उन्हें जल्दी से हरा नहीं पाए। ये जियाओ जियाओ, तुम्हारा दयु अमर राजवंश आज बर्बाद हो गया है। मेरा दयु अमर वंश नष्ट हो गया है। क्या तुम्हें यकीन है? ये शियाओ शियाओ के चेहरे पर अभिव्यक्ति कुछ अजीब थी, जिससे सम्राट होंगेयुन की गंभीरता कुछ हद तक हास्यास्पद लग रही थी। ये शियाओ शियाओ की अजीब अभिव्यक्ति ने सम्राट होंगेयुन के संदेह को बढ़ा दिया। अपना सिर घुमाकर उसने पाया कि अभी तक अनेक अमर सम्राटों ने दयु अमर राजवंश को पराजित नहीं किया था। सम्राट होंगेयुन को आशा थी कि अन्य अमर सम्राट अपने शत्रुओं का सफाया कर देंगे और फिर उनकी सहायता के लिए आएंगे। आखिरकार वह अकेले ये शियाओ शियाओ को नहीं हरा सकता था। उसके लिए यही काफी था कि वह ये शियाओ शियाओ से न हारे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह काफी अच्छा होगा यदि उन्हें उनका समर्थन करने की आवश्यकता न हो, और उन्हें उनका समर्थन करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस बिंदु पर छुपे हुए एज़्योर ड्रैगन कोर और व्हाइट टाइगर कोर ने अंततः एक कदम उठाया। नीला ड्रैगन अपने विशाल शरीर को घुमाते हुए सीधे अमर सम्राट क्षेत्र के एक मजबूत किसान को लुढ़का देता है। जीवन और मृत्यु के द्वार से आए किसी भी अन्य अमर सम्राट की तरह इस अमर सम्राट ने भी सोचा कि वह अपनी अमर शक्ति का प्रयोग करके एज़्योर ड्रैगन कोर से मुक्त हो सकता है। लेकिन जब एज़्योर ड्रैगन शक्ति से भर गया तो यह स्पष्ट हो गया कि एज़्योर ड्रैगन की ताकत अन्य कोर के लिए अतुलनीय थी। व्हाइट टाइगर कोर ने भी इसी तरह की पहल की, जीवन और मृत्यु के द्वार से एक अमर सम्राट के चारों ओर एक मृत्यु कुंडली बनाई। अब उनका काम जीवन और मृत्यु के द्वार से बलवानों को हटाना था। एक गिरता है, दूसरा उठता है। जीवन और मृत्यु का पूरा द्वार गिरना तो बस समय की बात थी। अचानक जीवन और मृत्यु के द्वार के भीतर एक अमर सम्राट की हत्या कर दी गई। सम्राट दियांशी, यह कैसे संभव है? बाकी अमर सम्राटों ने शुरू में सोचा कि भले ही वे उन्हें हरा न सकें, लेकिन वे अधिक से अधिक एक दूसरे से उलझ सकते हैं। लेकिन अब पहली दुर्घटना के बाद उनकी स्थिति अस्थिर हो गई है। इस बार जो मरा वह एक अन्य अमर सम्राट था, लेकिन अगला सम्राट भी वही हो सकता है। एज़्योर ड्रैगन ने पहले ही अन्य लक्ष्यों पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं और पुनः हमला कर दिया। कियान बांग, तुम ठीक हो? सम्राट गुआंग हान भी इस समय कियान बंग अमर न्यायालय में उपस्थित हुए। मैं ठीक हूँ, लेकिन हमें भी जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। यदि जीवन और मृत्यु का द्वार न गिरा होता तो भविष्य में उनके पास सांत्वना पाने के लिए कोई स्थान नहीं बचता। इसलिए आज जीवन और मृत्यु के द्वार पर आने वालों को मरना ही होगा। दोनों अमर सम्राटों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ युद्ध में शामिल हो गए। पहले से ही खो रहे जीवन और मृत्यु के द्वार को बचाए रखना और भी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। मैं बचाव के लिए हांगबो हूँ। मैं जिनपेंग आज जीवन और मृत्यु के द्वार से मौत तक लड़ूंगा। जीवन और मृत्यु के द्वार और कियान बंग अमर दरबार में दयु अमर राजवंश के बीच मौत की लड़ाई की खबर पहले ही चांगमिंग दुनिया की सभी प्रमुख शक्तियों में फैल चुकी थी। जो लोग अमर सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने में सफल हुए उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। वे अच्छी तरह जानते थे कि यदि दयु अमर राजवंश आज हार गया तो उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होगी। दयु अमर राजवंश को आज जीतना था, इसलिए वे सभी उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। शेष सभी 6 प्रमुख अमर सम्राट शक्तियां, अमर सम्राट क्षेत्र की 7 सबसे शक्तिशाली शक्तियां सभी आ पहुंचीं और युद्ध के मैदान में शामिल हो गईं तथा जीवन और मृत्यु के द्वार से साधकों का मुकाबला करने लगीं। इन नई सेनाओं के शामिल होने से जीवन और मृत्यु के द्वार से आई साधक सेना दबाव का सामना नहीं कर सकी और तुरंत ही ध्वस्त हो गई। जीवन और मृत्यु के द्वार से निचले स्तर के साधकों का वध कर दिया गया। जीवन और मृत्यु के द्वार से अमर सम्राटों ने भागने का अवसर प्राप्त किया, लेकिन उलझाव के कारण भाग नहीं सके। सम्राट होंगेयुन, जल्दी से कोई समाधान सोचिए। वर्तमान परिस्थितियों में केवल दाओ पूर्वज के शिष्य सम्राट होंगुन में ही स्थिति को हल करने की क्षमता थी। जब तक सम्राट होंगुन मदद के लिए पुकारते रहेंगे और जीवन और मृत्यु के द्वार या यिन और यांग द्वार के उच्च अधिकारी उनकी सहायता करेंगे, तब तक उनके पास आशा बनी रहेगी। हालांकि वे इस बात से अनजान थे कि पूरे घटनाक्रम के दौरान सम्राट होंगेयुन ने कभी भी मदद मांगने के बारे में नहीं सोचा था। यदि वे हार भी गए तो भी उन्हें वापसी का मौका मिलेगा। लेकिन अगर वह जीवन और मृत्यु के द्वार के उच्च अधिकारियों से मदद मांगता तो इससे उसकी अयोग्यता उजागर हो जाती। भले ही उसके गुरु के रूप में कोई दाओ पूर्वज हो, फिर भी संभवतः ऐसे भयंकर परिणाम हो सकते थे जिनसे वह बच नहीं सकता था। सम्राट होंगेयुन हारना नहीं चाहता था, न ही वह हार स्वीकार करने को तैयार था। जल्द ही जीवन और मृत्यु के द्वार से आने वाले साधकों की संख्या कम होती गई।
सम्राट होंगेउन की आंखें ठंडी हो गईं। उन्होंने देखा कि आसपास के प्रमुख अमर सम्राट धीरे धीरे अतिक्रमण कर रहे थे, यह जानते हुए कि उन्हें पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। ये जियाओ जियाओ, क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम जीत गए हो? मैं वापस आऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे ये परिवार का अंत हो जाएगा। तमाचा। जब सम्राट होंगुन कठोर बातें कर रहे थे, तो ये शियाओ शियाओ ने समय का फायदा उठाया और उन्हें थप्पड़ मार दिया। इस अपमान के कारण सम्राट होंगेउन की आंखें लाल हो गईं। यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। लाल बादल दाफा, एक लाल बादल प्रकट हुआ और फैलता गया। हर किसी के दिल उत्सुकता से लाल बादल को देख रहे थे। लेकिन अगले ही क्षण लाल बादल गायब हो गया और साथ ही सम्राट होंगेउन की आकृति भी गायब हो गई। आप इतने लंबे समय से इसे दबाए हुए थे और हमें लगा कि यह एक बड़ा कदम है। आखिर में आप भाग गए। न केवल दयु अमर राजवंश के लोग, बल्कि जीवन और मृत्यु के द्वार के लोग भी पूरी तरह से अचंभित थे। सम्राट होंगुन भाग गए, अब उन्हें क्या करना चाहिए? विशेष रूप से वे अमर सम्राट जो जीवन और मृत्यु के द्वार में स्वेच्छा से शामिल हो गए थे, इसके साथ आने वाली सुरक्षा से आश्वस्त थे। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। सम्राट होंगेउन के पलायन ने युद्ध के निर्णायक अंत का संकेत दिया। बाकी तो बस मुर्गियां और कुत्ते हैं। महारानी दयु, हम दयु अमर राजवंश में शामिल होना चाहते हैं, क्या यह स्वीकार्य है? हाँ, हम भी दयु अमर राजवंश में शामिल होने का इरादा रखते हैं। जीवन और मृत्यु के द्वार की कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद अमर सम्राट की सभी सेनाओं को यह समझ में आ गया कि इस उथल पुथल के बीच एक अमर सम्राट के पास भी अपनी रक्षा करने का कोई साधन नहीं है। इस अराजक युग में जीवित रहने के लिए समर्थकों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान एवरब्राइट दायरे में सबसे ठोस समर्थन स्वाभाविक रूप से दयु अमर राजवंश है। कुछ अमर सम्राटों की अवशिष्ट सेनाओं ने दयु अमर राजवंश में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। यह निश्चित रूप से दयु अमर राजवंश के लिए अच्छा था। ये शियाओ शियाओ निश्चित रूप से मना नहीं करेगा। दयु अमर राजवंश में शामिल होने का मतलब यह नहीं था कि उन्हें विघटित होना था, उन्हें केवल श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता थी, तभी वे दयु अमर राजवंश से सुरक्षा प्राप्त कर सकते थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या दयु अमर राजवंश उनकी रक्षा कर सकता है, ये शियाओ शियाओ को जरा भी चिंता नहीं थी। यदि वह उनकी रक्षा नहीं कर सकती थी, तो हमेशा ये फैन मौजूद था। इसके बाद दयु अमर राजवंश ने जीवन और मृत्यु के द्वार के विरुद्ध अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया। स्टार कोर के पहले हमले ने उनकी प्रभावशाली ताकत का प्रदर्शन किया। इस बार जीवन और मृत्यु के द्वार के उच्च अधिकारियों को भी दयु अमर राजवंश की सेना की दुर्जय युद्ध क्षमता पर ध्यान देना पड़ा। वर्तमान में स्टार कोर का समग्र साधना स्तर विशेष रूप से अच्छा नहीं था और वे केवल अपनी विशिष्ट सेना आत्मा के कारण अमर सम्राट के साथ मुकाबला करने में सक्षम थे। यदि स्टार कोर अपने साधना स्तर को ऊंचा उठाने में कामयाब हो गए, तो क्या वे और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे? यह प्रश्न मूलतः सकारात्मक था। सेना की आत्मा अभी भी उस सेना द्वारा नियंत्रित थी जिसने उसका पोषण किया था। सेना में सैनिकों की साधना का स्तर जितना मजबूत होगा, सेना की आत्मा उतनी ही अधिक शक्तिशाली बनेगी। स्टार कोर के साथ दयु अमर राजवंश ने पूरे 3000 क्षेत्रों द्वारा मान्यता प्राप्त दुर्जय शक्ति प्राप्त की थी। यह अब पूरी तरह से ये फैन के प्रभाव पर निर्भर नहीं था, जिसने अन्य ताकतों को उन्हें उकसाने से रोक दिया। एवरब्राइट क्षेत्र का जीवन और मृत्यु का द्वार सम्राट होंगुन के अभाव में दयु अमर राजवंश का विरोध करने में असमर्थ था। एक बार जिस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था, उसे आज्ञाकारी ढंग से वापस लेना पड़ा। जीवन और मृत्यु के द्वार से निपटते हुए ये शियाओ शियाओ ने कोई दया नहीं दिखाई और उनमें से हर एक को नष्ट कर दिया। जीवन और मृत्यु के द्वार में शामिल होने पर वे सभी वुशियान के पूर्वज के मस्तिष्क धोने से गुजर चुके थे, जिससे उनके लिए फिर से सामान्य मानव साधक बनना लगभग असंभव हो गया था। ऐसे अस्थिर कारकों का सामना करते हुए ये शियाओ शियाओ स्वाभाविक रूप से उन्हें बने रहने की अनुमति नहीं देगा। यदि उनके अपने लोग पहले ही जीवन और मृत्यु द्वार के भीतर से निकल चुके थे, तो शेष सभी लोग दुश्मन थे। इस समय एवरब्राइट दायरे के जीवन और मृत्यु के द्वार के साधक अपने पर्यवेक्षक सुयान के लिए अविश्वसनीय रूप से उदासीन थे। यदि सुयान अभी भी यहाँ होती, तो वे निश्चित रूप से इतनी दुखद हार नहीं झेलते। पर्यवेक्षक सम्राट होंगेउन के प्रति उनके मन में अत्यधिक घृणा थी। मुख्य हॉल के प्रमुखों ने शीघ्रता से सम्राट होंगुन पर अक्षमता का आरोप लगाते हुए सामूहिक रूप से मुकदमा चलाने का निर्णय लिया और सुयान को वापस लौटने तथा एवरब्राइट दायरे के जीवन और मृत्यु के द्वार का प्रभार संभालने के लिए कहा। यह आपका तथाकथित प्रतिभाशाली शिष्य है। वुशियांग के पूर्वज ने अंतः जीवन और मृत्यु के द्वार के उच्च स्तरीय सम्मेलन में ब्लैक क्लाउड दाओजू की आलोचना करने का अवसर प्राप्त किया। ब्लैक क्लाउड दाओजू ने अपनी शिकायतें दिल में रखीं।
लेकिन उनके पास जवाब देने का कोई रास्ता नहीं था। इस बार सम्राट होंगेउन की मूर्खता इतनी बड़ी थी कि उसने एवरब्राइट क्षेत्र के जीवन और मृत्यु के द्वार को लगभग नष्ट कर दिया। भले ही वह ताओवादी पूर्वज का शिष्य था, फिर भी वह दंड से बच नहीं सका। मैं इस मामले का आप संप्रदाय के मुखिया को दूंगा, काले बादल दाऊजू ने गंभीर स्वर में कहा। जब तक तुम समझ रहे हो, संप्रदाय के मुखिया जागने वाले हैं और अब से कोई भी अप्रत्याशित घटना नहीं घट सकती। अब समय आ गया है कि एवरब्राइट दायरे के जीवन और मृत्यु के द्वार के प्रभारी व्यक्ति को बदल दिया जाए। वू शियांग के पूर्वज की निराशा तुरंत दूर हो गई। सम्राट होंगेउन के बारे में सोचकर वू शियांग के पूर्वज मन ही मन खुश हुए। उनका अपना शिष्य पर्याप्त शक्तिशाली था और कभी भी उनके लिए कोई परेशानी नहीं लाया। इस बार सम्राट होंगेउन की गलती का कम से कम आधा सा ब्लैक क्लाउड दाओजू पर प्रतिबिंबित होगा। यदि यह पहले हुआ होता तो भले ही ब्लैक क्लाउड दाओजू ने कोई गलती की होती, कोई भी उसे जिम्मेदार नहीं ठहराता। लेकिन अब उनके संप्रदाय के मुखिया जागने वाले थे और कोई भी गलती नोट कर ली जाएगी। सम्राट होंगेउन को एवरब्राइट दायरे के जीवन और मृत्यु के द्वार पर ये शियाओ के हमले की भनक लग गई और वह बेहद चिंतित हो गया। सम्राट होंगेउन को भी एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे लगा कि अब वह इसे संभाल नहीं पाएगा। जैसे ही सम्राट होंगेउन ने अपने स्वामी से मदद मांगने की योजना बनाई, काले बादल का एक गोला उसे सीधे बहा ले गया। अगली बार जब सम्राट होंगेउन ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने स्वयं को जीवन और मृत्यु के द्वार के मुख्यालय पर पाया। जीवन और मृत्यु के द्वार के उच्च अधिकारियों के अलावा वहां एक और व्यक्ति भी मौजूद था, सुयान। यह सुयान का जीवन और मृत्यु के द्वार के मुख्यालय में पहली बार आना था और वह चारों ओर देखने के लिए उत्सुक थी। विशेषकर जब उसने काली काली मूर्ति देखी तो वह पूरी तरह मोहित हो गई। सुयान को यह महसूस हो गया कि मूर्ति के भीतर अकथनीय दुष्टता विद्यमान है। शून्य में काले धुएं के रेशे मूर्ति के शरीर में प्रवेश करते रहे। ऐसा लग रहा था कि यह काला धुआं विभिन्न विशाल दुनियाओं से यहां लाया गया है। इस समय सुयान के दिल में समझ का एक स्पर्श था। जीवन और मृत्यु के द्वार तथा यिन और यांग द्वार ने अनेक विशाल संसारों में इतनी अराजकता फैला दी थी कि ऐसा प्रतीत होता था कि वे सब इसी मूर्ति के लिए थे। अफसोस की बात है कि अपनी वर्तमान स्थिति के कारण सुयान को अभी तक इस मूर्ति का विशिष्ट अर्थ जानने का सौभाग्य नहीं मिला है। उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि आगे की खोज के लिए अवसर न आ जाए। होंगेउन, क्या तुम्हें अपना अपराध पता है? जैसे ही सम्राट होंगुन प्रकट हुए, उनका सीधा सामना जीवन और मृत्यु के द्वार के एक उच्च अधिकारी से हुआ। मैंने क्या गलत किया? सम्राट होंगेउन अभी भी अपनी विफलता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तुमने क्या गलत किया? तुम्हारी वजह से एवरब्राइट दायरे का जीवन मृत्यु द्वार लगभग नष्ट हो गया है। मेरे संप्रदाय की भव्य योजना पर गहरा असर पड़ा है। क्या तुम इसे अपराध नहीं मानते? इस बार जो बोला वह वू जियांग का पूर्वज था। होंगेउन, एवरब्राइट दायरे के संबंध में यह वास्तव में आपकी गलती है, बस इसे स्वीकार करें। पूर्वज काले बादल ने बोलना शुरू किया और सम्राट होंगेउन से अपनी गलती स्वीकार करने का आग्रह किया तथा साथ ही किसी तरह से गलती की गंभीरता को कम करने का आग्रह किया ताकि उसकी सजा कम हो सके। यदि यह केवल एवरब्राइट दायरे के बारे में होता तो समस्या इतनी गंभीर नहीं होती, लेकिन यदि इससे संप्रदाय के मुखिया का पुनरुत्थान प्रभावित हुआ तो वास्तव में बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मैं सम्राट होंगेउन बहस करना चाहते थे, लेकिन ब्लैक क्लाउड दाओजू ने तुरंत उन पर भयंकर नजर डाली। होंगेउन अपनी गलती मानता है, लेकिन एक और मौके की उम्मीद करता है। इस बार मैंने स्थिति को कम करके आंका था, लेकिन अगली बार मैं निश्चित रूप से एवरब्राइट दायरे में जीवन मृत्यु द्वार का पुनर्निर्माण करूंगा और इसे उसके पूर्व गौरव पर वापस लाऊंगा। अब भी सम्राट होंगुन एवरब्राइट क्षेत्र के प्रभारी व्यक्ति के रूप में अपना पद छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे। होंगेउन जानता था कि संप्रदाय के धर्मगुरु को पुनर्जीवित किया जाने वाला था और उसे एक ऐसी भूमिका की आवश्यकता थी जो जीवन और मृत्यु के द्वार में योगदान दे सके ताकि संप्रदाय के धर्मगुरु उसे याद रख सकें। अन्यथा भले ही वह दाऊजू का शिष्य था, वह संप्रदाय के मुखिया की नजर में एक चींटी से अधिक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। उसने इतनी बड़ी गलती की है, वह फिर से एवरब्राइट दायरे का प्रभारी कैसे हो सकता है? वू शियांग के पूर्वज सबसे पहले विरोध में खड़े हुए थे। यह सही है, मुझे लगता है कि हमें सुयान को फिर से एवरब्राइट दायरे का प्रभारी बना देना चाहिए। आखिरकार सुयान के पास अनुभव है और उसने पहले भी सफलताएं हासिल की हैं। फिलहाल सुयान को स्थिति पर नियंत्रण करने देना ही सबसे उपयुक्त है। शीघ्र ही जीवन और मृत्यु के द्वार के उच्च अधिकारी दो गुटों में विभाजित हो गए। एक गुट ने सुयान का समर्थन किया और दूसरे ने सम्राट होंगेउन का। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था।
अब जीवन और मृत्यु के द्वार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ब्लैक क्लाउड दाओजू और वूजियांग के पूर्वज थे। हालांकि उन्हें यह एहसास नहीं था कि सुयान, जिसका सभी समर्थन कर रहे थे, वास्तव में उस समय थोड़ा अनिच्छुक थी। एवरब्राइट दायरे के जीवन मृत्यु द्वार पर कब्जा करना सुयान के लिए सबसे अच्छा समय नहीं था। ठीक इसी समय जीवन और मृत्यु के द्वार के शीर्ष 3 दाओजू में से एक शव अस्थि पूर्वज अचानक प्रकट हुआ। मैं सम्राट होंगेयुन को एक और मौका देने का समर्थन करता हूँ। 3 दाओजू में से 2 ने सम्राट होंगेयुन का पक्ष लिया, जिससे पूर्वज वू जियांग का चेहरा हरा हो गया। शव अस्थि पूर्वज भले ही मानव कुल से संबंधित न हो, लेकिन 3 दाओजू में से वह सर्वोच्च स्थान रखता है क्योंकि उसकी साधना का स्तर सबसे ऊंचा है। पूर्वज वू जियांग सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन शव अस्थि पूर्वज सबसे मजबूत है। जैसे ही शव अस्थि पूर्वज ने अपनी राय व्यक्त की, यहाँ तक कि जो लोग मूल रूप से पूर्वज वू जियांग के पक्ष में थे, उन्होंने भी अपना विचार बदल दिया। पूर्वज वू जियांग समझ गए कि मामला सुलझ गया है और उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। 3 दाओजू के बीच असहमति ने सुयान को एक विचार दिया। यदि मौका मिले तो क्या उसे पूर्वज वू जियांग को जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? शायद दूसरे लोग ऐसा सोचने की हिम्मत न करें, लेकिन क्या सुयान भी बाकी लोगों की तरह ही है? जाहिर है नहीं। ठीक है, होंगेयुन को एवरब्राइट दायरे के जीवन मृत्यु द्वार पर नियंत्रण जारी रखने दो। होंगेयुन, मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम हमें निराश नहीं करोगे। सम्राट होंगेयुन ने उत्साह से सिर हिलाया। गुरु, मैं इस बार निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। वू जियांग पूर्वज ने अब कोई आपत्ति नहीं की और सुयान के साथ चले गए। सुयान, इस बार तुम्हारे मालिक ने सचमुच गलत अनुमान लगाया है, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। पूर्वज वू जियांग ने सोचा कि सुयान परेशान होगी और उसे सांत्वना दी, यह महसूस किए बिना कि सुयान यही परिणाम चाहती थी। बेशक वह एवरब्राइट दायरे के जीवन मृत्यु द्वार को नियंत्रित करना चाहती थी, लेकिन इस समय नहीं। यदि सुयान नियंत्रण लेना चाहती तो वह तब तक इंतजार करती जब तक सब कुछ पूरी तरह से स्थिर न हो जाए। अभी के लिए सम्राट होंगेयुन को थोड़ी देर और आनंद लेने दीजिए। सम्राट होंगुन एक बार फिर एवरब्राइट क्षेत्र में लौट आए, लेकिन इस बार अपनी सेनाओं को सीधे इकट्ठा करने के बजाय उन्होंने एवरब्राइट क्षेत्र में यिन और यांग द्वार के अमर सम्राटों की तलाश की। एवरब्राइट दायरे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आंतरिक रूप से लोगों की भर्ती करना असंभव था। सम्राट होंगुन ने सोचा कि जीवन और मृत्यु के द्वार को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका यिन और यांग द्वार के साथ सहयोग करना और फिर अन्य प्रमुख दुनियाओं से शक्तिशाली अमर सम्राटों की भर्ती करना था। ये जियाओ जियाओ, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। दाओजू के शिष्य के रूप में सम्राट होंगेयुन की पहचान अभी भी बहुत सराहनीय थी। जीवन और मृत्यु के द्वार में शामिल होने के लिए उन्हें बहुत से साधकों को भर्ती करने में अधिक समय नहीं लगा। उनमें से कई ऐसे किसान थे जिन्हें सम्राट होंगेयुन ने पहले से ही सुरक्षित रखा हुआ था। इस महान युद्ध के बाद सम्राट होंगेयुन के मन में दयु अमर राजवंश के प्रति कोई तिरस्कार नहीं रह गया। सम्राट होंगेयुन ने निष्कर्ष निकाला कि दयु अमर राजवंश को खत्म करने के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम स्टार ट्रूप को खत्म करना था। स्टार ट्रूप द्वारा प्रदर्शित युद्ध शक्ति ने सम्राट होंगेयुन के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया। केवल 2 आत्मिक सेनाएं, श्वेत बाघ और नीला ड्रैगन, पहले से ही एक अमर सम्राट को मारने की शक्ति रखती थीं। यदि चारों आत्मिक सेनाएं एक साथ आ जाएं, तो उनकी शक्ति की भयावहता की केवल कल्पना ही की जा सकती है। वर्तमान स्टार ट्रूप अपेक्षाकृत कमजोर थी, लेकिन यदि उनकी साधना का स्तर और अधिक बढ़ गया तो उनसे निपटना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। सम्राट होंगेयुन ने अपने प्राथमिक आक्रमण का लक्ष्य स्टार ट्रूप को बनाया। सम्राट होंगेयुन के विचार में प्रत्येक व्यक्ति में कमजोरियां होती हैं। इन कमजोरियों का फायदा उठाकर अधिकांश लोगों को जीता जा सकता है। इस बार सम्राट होंगुन ने कोई हमला नहीं किया और एवरब्राइट क्षेत्र में एक दुर्लभ शांति छा गई। हालांकि जब एवरब्राइट क्षेत्र में शांति थी, तब अन्य भव्य ब्रह्मांडों में स्थिति और भी कठिन हो गई थी। जीवन और मृत्यु के द्वार तथा यिन और यांग द्वार से पूरे 13 ब्रह्मांड आक्रमण की चपेट में आ गए। अनगिनत साधकों ने यिन और यांग द्वार तथा जीवन और मृत्यु के द्वार की उत्पत्ति पर अटकलें लगाईं। जीवन और मृत्यु का द्वार तथा यिन और यांग द्वार हजारों वर्षों से छिपे हुए थे, लेकिन अस्तित्व हमेशा अपने पीछे निशान छोड़ जाता है। कुछ दीर्घायु पूर्वजों ने जीवन और मृत्यु के द्वार तथा यिन और यांग द्वार के बारे में सुना था। बैंगनी बादल ब्रह्मांड में 5 दाओजू एकत्र हुए। हाल ही में मानव कुल का भाग्य क्षीण होने लगा है। हम जीवन और मृत्यु के द्वार तथा यिन और यांग द्वार को विनाश जारी रखने नहीं दे सकते, पूर्वज बिना नुकसान कहा। मानव कुल का भाग्य एक रहस्यमयी बात थी। जब मानव कुल समृद्ध हुआ तो उसका भाग्य ऊंचा हो गया। जैसे जैसे मानव कुल कमजोर होता गया, उसका भाग्य कम होता गया।
हर जाति का अपना भाग्य था। हालांकि इस भाग्य के उतार चढ़ाव का आम किसानों पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, लेकिन मानव कुल के दाऊजू क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों जैसे शीर्ष साधकों के लिए इसका प्रभाव महत्वपूर्ण था। यदि भाग्य में बहुत अधिक गिरावट आई तो मानव कुल के इन शीर्ष शक्तिशाली लोगों को धीरे धीरे ब्रह्मांडीय इच्छा से दमन प्राप्त होगा। चाहे वह साधना हो या समझ, वे प्रभावित होंगे। ब्रह्मांडीय इच्छा बहुत निष्पक्ष थी और किसी विशेष जाति को अलग नहीं करती थी। इसलिए एक कुल की समृद्धि को बनाए रखना प्रत्येक जाति के इन शीर्ष शक्तिशाली लोगों की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा इन 5 दाऊजू के पास इन 13 भव्य ब्रह्मांडों में सबसे अधिक शक्ति भी थी। जीवन और मृत्यु का द्वार उनके संप्रदाय की नींव को कमजोर कर रहा था। स्वाभाविक रूप से वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैंने पहले ही अंतरिक्ष में जीवन और मृत्यु के द्वार का स्थान निर्धारित कर लिया है। हमें सीधे हमला करना चाहिए, बिना किसी नुकसान के, पूर्वज ने हल्के से कहा। आखिरकार उनके पक्ष में कुल 5 दाऊजू क्षेत्र के शक्तिशाली लोग थे। जीवन और मृत्यु के द्वार से निपटना तो आसान होगा। ठीक है, चलो अब चलें, स्टोन हेवन एंसेस्टर ने सहमति जताई। अन्य 3 दाऊजू ने भी उनकी सहमति दोहराई, लेकिन वे हार्म और स्टोन हेवन पूर्वज की आंखों में छिपी हत्या की मंशा को देखने में असफल रहे। इस तरह 5 दाऊजू जीवन और मृत्यु के द्वार के आधार पर पहुंच गए। वो शियांग के 3 पूर्वजों ने जैसे ही दाऊजू के आगमन का आभास किया, वे प्रकट हो गए। किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि जीवन और मृत्यु के द्वार जैसे विशालकाय तंत्र का मुख्यालय मध्य हजार विश्वों में स्थापित था, और ब्लैक क्लाउड दाऊजू इस क्षेत्र का विश्व गुरु था। जीवन और मृत्यु के द्वार, आपके पास अभी भी मानव कबीले के क्षेत्रों से हटने का मौका है। हानहाई अमर संप्रदाय के संप्रदाय गुरु हानहाई दाऊजू ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जीवन और मृत्यु के द्वार के पीछे 3 दाऊजू क्षेत्र की शक्तियां होंगी। यद्यपि उनके पास 5 दाऊजू क्षेत्र की शक्तिशाली सेनाएं थीं तथा उनका सामना 3 दाऊजू क्षेत्र की शक्तिशाली सेनाओं से था, फिर भी वे उन सभी को यहां बनाए रखने के लिए आश्वस्त नहीं हो सके। यदि 1 या 2 लोग बच निकले तो यह उनके लिए समस्या होगी। कौन सी शक्ति दाऊजू के अंतहीन उत्पीड़न को सहन कर सकती है? इसलिए हानहाई दाऊजू ने अपना मन बदल लिया। अगर जीवन और मृत्यु का द्वार अपनी सेना को पीछे हटा सकता है तो वे बीती बातों को भूल सकते हैं। हमें एक अवसर दे रहे हो? क्या तुम सच में हमें एक अवसर दे रहे हो? अस्थि पूर्वज ने अपने मुंह के कोने पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान बिखेरी। फिर तीनों दाऊजू तुरंत तितर बितर हो गए और 5 दाऊजू को 3 दिशाओं से घेर लिया। शुरू करो। हानहाई के पूर्वज जानते थे कि आज वे पीछे नहीं हट सकते। उनके शरीर में अमर शक्ति उमड़ पड़ी और महान ताओ का मूल सिद्धांत प्रकट हो गया। हालांकि अगले ही पल एक शक्तिशाली हमला उसकी सुरक्षात्मक आभा को भेदते हुए सीधे उस पर प्रहार करता है। चेहरे पर अविश्वास के भाव के साथ हानहाई ताओवादी पूर्वज ने बिना किसी नुकसान के अपना सिर घुमाकर पूर्वज की ओर देखा। क्या आपने बिना किसी नुकसान के जीवन और मृत्यु के द्वार का पक्ष लिया है? हानहाई ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि पूर्वज लोक का एक साधक जीवन और मृत्यु के द्वार का पक्ष लेगा। वह अपने पूर्वज को लाखों वर्षों से बिना किसी नुकसान के जानता था और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह जीवन और मृत्यु के द्वार से जुड़ा हो सकता है। इसके अलावा यह पूर्वज बिना हानि के ही थे जिन्होंने जीवन और मृत्यु के द्वार के विरुद्ध इस ऑपरेशन का प्रस्ताव रखा था। यदि हानहाई अभी भी यह नहीं समझ सका कि यह एक जाल था तो वह मूर्ख हो सकता है। जब अन्य 2 पूर्वज बिना हानि पहुंचाने वाले पूर्वज के कार्यों से अचंभित थे तो एक अन्य गहरे छिपे हुए साधक बैंगनी बादल दाओ पूर्वज ने आक्रमण किया, जिससे एक अन्य साधक गंभीर रूप से घायल हो गया। कंकाल 3 पूर्वजों की ताकत के साथ यह देवताओं को कुछ शक्ति बहाल करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। बस बहुत हो गया। इन 3 विशाल ब्रह्मांडों की शक्ति को अवशोषित करो और उन्हें देवताओं और राक्षसों के प्रशिक्षण स्थल में बदल दो। इस गति से हम अपनी शक्ति और भी तेजी से पुनः प्राप्त कर लेंगे, एक ने तर्क दिया। देवताओं और दानवों का प्रशिक्षण स्थल? हाँ, 10,000 वर्षों में अराजकता युग का एक नया चक्र शुरू होगा। पंगु ब्रह्मांड अंततः हमारा हो जाएगा। अराजकता के देवता और दानव स्केलेटन और पूर्वज विदाउट हार्म ने हानहाई और अन्य लोगों से अपनी बातचीत को छिपाने का प्रयास नहीं किया। अराजकता के देवता और दानव, ये शब्द सुनकर हानहाई की सांसें तेज हो गईं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि जीवन और मृत्यु का द्वार तथा यिन और यांग द्वार, 2 कम ज्ञात शक्तियां, इतने शक्तिशाली साधकों को एकत्रित करने में सक्षम थीं, क्योंकि उन्हें पंगु ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण दुश्मन कैओस संप्रदाय का समर्थन प्राप्त था। कैओस संप्रदाय कोई विशिष्ट समूह नहीं था, बल्कि यह एक सामूहिक शब्द था। जो लोग अराजकता दानव भगवान की पूजा करते थे उन्हें अराजकता संप्रदाय का अनुयायी कहा जा सकता है।
अधिकांश औसत साधकों ने अराजकता दानव भगवान के बारे में कभी सुना भी नहीं था। केवल वे प्राचीन लोग ही अराजकता के देवताओं और राक्षसों के अस्तित्व के बारे में जानते थे। 3000 महान हजार विश्वों का स्थान वास्तव में पंगु ब्रह्मांड के अंदर था। इस ब्रह्मांड का आरंभ करने वाला सच्चा ईश्वर महान पंगु था। जब पंगु ने पंगु ब्रह्मांड का निर्माण किया तो वहां पहले से ही 3000 अराजकता दानव देवता मौजूद थे। इनमें से अधिकांश अराजकता दानव देवता कमजोर थे, लेकिन शक्तिशाली दानवों ने महान पंगु के लिए भी बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। ये अराजकता दानव देवता नहीं चाहते थे कि पंगु पंगु ब्रह्मांड का निर्माण करे। उन्होंने उसे रोकने का लक्ष्य रखा, लेकिन अंत में पंगु ने उन्हें हरा दिया।